चलिए स्टार्ट करते हैं। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस कोर्स, है ना, हिंदी के। अब हिंदी व्याकरण में जितने भी आईएमपी क्वेश्चन बन सकते इस साल के लिए, ठीक है ना, एग्जाम के लिए हिंदी ग्रामर में, क्योंकि हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। और यदि हम आरोर बुक की बात करें, आरोर वितान की, तो उससे क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन हमारे ज्यादा आते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे हिंदी ग्रामर में, पहले वो आईएमपी क्वेश्चन सारे मैं आपको कवर करवाता हूं इस वीडियो में, है ना। इस वीडियो में आपको सारे हिंदी के आईएमपी क्वेश्चन, ग्रामर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे कवर होंगे इसमें, ठीक है। अभी मैं आपको जो सामने डिस्प्ले कर रहा हूं ये वाली पीडीएफ, इसमें आईएमपी जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आने जैसे इस साल के लिए, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको एक एक करके समझा रहा हूं, ठीक है ना। इसको बिल्कुल ध्यान से आप देखना। मैंने जो कोर्स के अंदर जो पीडीएफ डाली है उसमें टोटल ग्रामर के 94 क्वेश्चन से, मान लिया जाए कि आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो के अलावा थोड़ा सा और हमें पढ़ना है, तो आप चाहो तो उस पीडीएफ को भी पढ़ सकते हो, ताकि हमारे कोई ऑब्जेक्टिव अगर ऐसा होता है तो उसमें से भी कवर होते हैं। बाकी यदि आईएमपी क्वेश्चन वाले सीरीज यदि आप कंप्लीट करते हैं, यदि आप इसको अटेंड करते हैं, अच्छे से देखते हैं, यही क्वेश्चन यदि समझते हैं, तो मैं कहता हूं कि इस साल के लिए सफिशियंट है, अगर आप अच्छे से इन क्वेश्चंस को करते हैं। बाकी मैंने पीडीएफ में सारे क्वेश्चन 94 क्वेश्चन है, इसमें 94 से थोड़े से कम है, जो सिलेक्टेड इस साल के लिए हो सकते थे वो क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि मुझे ज्यादा पढ़ना है थोड़ा, तो आप चाहो तो जो पीडीएफ कोर्स के अंदर डली है उसमें सारे 94 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो यहां से स्टार्ट है हमारा पहला क्वेश्चन आईएमपी। रस की परिभाषा लिखिए और इसके अंग लिखिए। अब रस आपको कौन कौन से आ सकते हैं, तो पहले हम रस की परिभाषा और इसके अंग और इसके प्रकार, ये तीन चीजें यदि हम कवर करते हैं तो हमारा रस वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। समझना यहां से ध्यान से। रस की परिभाषा लिखिए, तो पहले तो परिभाषा की बात करें तो देखो, रस का सीधा सा मतलब क्या है? आनंद। रस का सीधा सा मतलब हम समझे आनंद। जिस चीज को देखने से, पढ़ने से, सुनने से जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहा जाता है। किसी काव्य को, काव्य मतलब कविता भी हो सकती है ना, किसी काव्य को पढ़ने पर, सुनने पर, नाटक के रूप में देखने पर जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। तो देखने पर, सुनने पर, है ना, पढ़ने पर जो आनंद आता है उसे रस कहते हैं। अब ये कह रहा है कि रस के 4 अंग लिखो। अब मैं आपको थोड़ा सा रस के अंग और प्रकार में फर्क बता देता हूं। देखो, अंग और प्रकार क्या होता है? जैसे एक पेड़ होता है तो पेड़ की कई सारी डालियां निकलती हैं, तो वो जो पेड़ की डालियां हैं वो उसके क्या हो गए? अंग हो गए, उसके अंग हो गए। और जो अलग अलग पेड़ लगे हुए हैं, जैसे यहां भी पेड़ लगाए, वहां भी पेड़ लगाए, तो ये पेड़ के क्या हो गए? प्रकार हो गए। तो इसी प्रकार रस के अंग क्या है? जो रस के अंदर होते हैं, जो भाव होते हैं, हमारे भावों से रस आता है। अच्छे भाव है तो आनंद आएगा, है ना। तो हमारे जो भाव है वही हमारे रस कहलाते हैं। तो ये रस के अंग क्या है? ये रस के अंदर छुपे होते हैं। प्रकार क्या है? अलग अलग प्रकार के रस होते हैं, ठीक है ना। तो देखना, अब इसके अंग की बात करें कि भाई रस के 4 अंग कौन कौन से? एक होता है स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। अच्छा, ये 4 अगर आपको याद है ना, तो आपको मैं रस की परिभाषा आसानी से याद करा दूंगा, क्योंकि सबकी एक जैसी है, बस केवल उसमें स्थायी भाव जोड़ना है। कैसे जोड़ना है मैं आपको आगे बताऊंगा। स्थायी भाव है ना, ये मुख्य भाव या प्रधान भाव होता है, एक विभाव होता है, अनुभाव होता है, संचारी भाव होता है। इनको फटाफट एक बार पढ़ लेते हैं ताकि हमारे ध्यान में रहे। भैया स्थायी भाव क्या है? नाम से स्पष्ट होना, स्थायी होना, अपने अंदर स्थायी। जैसे गुस्सा अपने अंदर स्थायी है, दया स्थायी है, इमोशनल हो जाते हैं हम कई बार, है ना, दया भी हमारे अंदर है। तो ऐसे भाव जिनसे हम अपनी भावनाएं प्रकट करते हैं वे स्थायी भाव कहलाते हैं, जिससे हम हमारी भावनाएं प्रकट करते हैं। परिस्थिति के अनुसार ये स्वयं उत्पन्न हो जाते हैं। किसी को देख लिया गुस्सा आ गया, किसी को देख लिया दया आ गई, परिस्थिति के हिसाब से या अनुसार ये स्वयं उत्पन्न होते हैं। स्थायी भाव प्रधान भाव होते हैं, ये मुख्य भाव होते हैं। ये भाव जन्म से लेकर मृत्यु तक होते हैं। जन्म से ही जब बच्चा जन्म लेता है तब से ये भाव अपने अंदर लेके आता है ना, गुस्सा है, प्यार है ना, भावुकता है, ये सारी चीजें मृत्यु तक रहती है। विभाव क्या है? तो जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं, जिस व्यक्ति के कारण गुस्सा आ रहा है, जिस व्यक्ति को देखकर दया आ रही है, तो जिसको व्यक्ति या वस्तु को देखकर स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं, सीधा सा, है ना। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, आलंबन और उद्दीपन। अभी इतना डीप में अपने को नहीं जाना, अभी इतना याद रखना है कि विभाव क्या है? जिस व्यक्ति या वस्तु को देखकर हमारे स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे विभाव। अनुभाव क्या है? तो देखो, मन में आने वाले स्थायी भाव को, जो भी स्थायी भाव हमारे आ रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, दया आ रही है,
है ना, हम शरीर से जिस प्रकार प्रदर्शित करते हैं, शरीर से प्रदर्शित करते हैं, अनुभाव कहलाते हैं। मन में आने वाले स्थायी भाव को हम शरीर से जिस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं वो क्या कहलाते हैं, अनुभाव कहलाते हैं। जैसे आंसू आना, रोना आना, गुस्सा आना, आंखें लाल हो जाना, ये शरीर से प्रदर्शित करते तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, अनुभाव। और आखिरी में संचारी भाव, ये आखिरी अंग है रस का, संचारी भाव। अब संचार से क्लियर हो रहा है, संचरण होना है ना, स्प्रेड होना, फैलना, मन में संचरण करने वाले, आने जाने वाले, है ना, मन के अंदर आने जाने वाले। तो मन में संचरण करने वाले अर्थात आने जाने वाले भाव को हम संचारी भाव कहते हैं। होता ना कई बार इमोशनल हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है ना, तो ये आते जाते भाव जो आने जाने वाले हैं वो क्या संचरण करते है ना, आते जाते रहते हैं। तो मन में संचरण करने वाले अर्थात आने जाने वाले भाव को हम संचारी भाव कहते हैं। यह भाव कुछ समय के लिए उत्पन्न होते हैं। भाई गुस्सा आता है तो कितनी देर रहता है, थोड़े समय के लिए। इमोशनल होते हैं किसी व्यक्ति के लिए तो कितनी देर के लिए, थोड़ी समय के लिए, है ना। तो कुछ समय के लिए उत्पन्न होते हैं, फिर ये चले जाते हैं। ये भाव पानी के बुलबुलों की तरह होते हैं कि पानी में जैसे बुलबुले उठते हैं, फिर समाप्त, बुलबुले उठते हैं, फिर समाप्त। तो जैसे भाव आया, गुस्सा आया, फिर खत्म हो गया, फिर इमोशनल हो गए, फिर नॉर्मल हो गए, है ना। तो ये पानी के बुलबुलों की तरह होते हैं। संचारी भाव की संख्या 33 होती है, ये याद रखना ऑब्जेक्टिव के लिए। संचारी भाव की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। यहां से देखा रस के प्रकार और उनके स्थायी भाव। अब ये दोनों याद करना है। रस के स्थायी भाव याद हो गए अपने को तो मान के चलो कि इसकी परिभाषा भी याद हो जाएगी। तो रस कौन कौन से भैया, 10 प्रकार के रस है। कौन कौन से देखना, पहला है श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रोध रस, विद रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, वात्सल्य रस, शांत रस। एक स्टोरी सुन लो फटाफट से, स्टोरी के माध्यम से आपको 10 रस याद हो जाएंगे। सुनना ध्यान से। मैं सुबह उठा और उठने के बाद में तैयार हुआ। तो मैं तैयार हुआ मतलब मैंने क्या कर लिया, श्रृंगार रस। फिर तैयार होने के बाद में हंस दिया, तो हंस दिया मतलब हास्य रस। फिर मेरा एक दोस्त आया करण नाम का, मेरे घर आया, भाई आता रहता है मेरा दोस्त है करण, तो करण नाम का मेरा दोस्त मेरे घर आता है, करुण रस। फिर उसने कहा कि यार काफी दिनों के घूमे हुए, चलो घूमने चलते हैं। तो फिर हम इंदौर रोड पे एक रुद्राक्ष होटल, वहां रुद्राक्ष होटल घूमने गए, तो रोध रस। अब रुद्राक्ष होटल के गेट पर एक व्यक्ति खड़ा था और उसका नाम था वीर सिंह, वो अंदर नहीं जाने दे रहा था, तो वीर रस। फिर अब अंदर नहीं जाने दे रहा था तो मैंने मोबाइल निकाला और भैया को फोन किया कि अंदर नहीं आने दे रहा, भयानक रस। फिर भैया अंदर थे तो भैया ने रामायण के विभीषण को भेजा लेने के लिए कि यार गेट पे वो आए हैं तो उनको लेकर आओ। तो रामायण का विभीषण गेट पे लेने के लिए आते हैं, विभत्स रस। फिर होटल के अंदर गए तो होटल के अंदर जो होटल था ना वो बड़ा अद्भुत होटल था, बहुत ही अद्भुत होटल था, अद्भुत रस। अब जैसे होटल में लॉन था, एक गार्डन बना हुआ था छोटा सा, वहां बच्चे खेल रहे थे, बच्चों को हम क्या कहेंगे, वात्सल्य रस। और आखिरी में जो होटल का जो हॉल था, वहां हॉल में आराम से चेयर के ऊपर हम बैठ गए शांति से, तो क्या हो जाएगा भैया, शांत रस। ये हमारे क्या हो गए, स्टोरी के माध्यम से 10 रस याद हो गए। अब 10 रस के स्थायी भाव भी हमें याद करना है भैया। श्रृंगार रस का क्या है, रति। हास्य का तो याद हो जाएगा, हंसी है। करुण का क्या हो जाएगा, शोक। करुण रोज शोक होना, गम होना, है ना, शोक हो जाना। फिर रौद्र का क्या है, रौद्र मतलब क्रोध आ जाना, रौद्र मतलब क्रोध आ जाना, ठीक है ना। वीर रस मतलब उत्साहित हो जाना, वीर रस उत्साहित हो जाना। भयानक का क्या हो जाएगा, भय रस। विभत्स का क्या हो जाएगा, घृणा, जुगुप्सा। अब अद्भुत का आश्चर्य या अद्भुत, है ना, अद्भुत का आश्चर्य, है ना, या विस्मय। और यहाँ पे वात्सल्य क्या क्या हो जाएगा, वत्सल। वात्सल्य का क्या हो जाएगा, वत्सल। और शांत का क्या हो जाएगा, निर्वेद। ये हमारे क्या हो गए, इसके स्थायी भाव। अगर स्थायी भाव ये याद है जैसे मैंने आपको अभी बताया, ठीक है ना। देखो 2-3 ही अलग है, बाकी तो उस नाम से रिलेटेड ही है सारे। अब यहां पे अगर आपको स्थायी भाव याद है तो एक डेफिनेशन याद कर लो, सारी याद हो जाएगी। कैसे याद हो जाएगी देखना है। श्रृंगार रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि भाई श्रृंगार रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो देखना, सहृदय के हृदय में स्थित। अब सहृदय कौन है, कोई व्यक्ति सरल हृदय वाला, जिसका हृदय बड़ा सरल है। तो सहृदय के हृदय में स्थित रति नामक स्थायी भाव का, अब ये रति क्या है, स्थायी भाव है श्रृंगार रस का। तो रति नामक स्थायी भाव का जब, अब ये तीनों अंग है, कौन कौन से, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ये 4 अंग है, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये 4 अंग हो गए। तो स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है या मिलन होता है
तब श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। इसके दो प्रकार होते हैं भैया, कौन कौन से? संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। इतना डीप में अभी जाना नहीं, केवल परिभाषा में इतना ही लिखना है। उदाहरण में क्या कर दोगे? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। ये उदाहरण में हम कर देंगे। उदाहरण भी याद रखना पड़ेगा क्योंकि उदाहरण भी लिखना पड़ेगा हमें, है ना। इसलिए रस भी हम सिलेक्टेड करेंगे, 10 रस नहीं करेंगे, है ना। जो जो भी आईएमपी इस साल के लिए बन सकते हैं वो सारे रस हम करेंगे। ये क्लियर है सबको? अगर एक कर दोगे ना, जैसे मान लीजिए कि हास्य रस की लिखना है तो क्या लिख दोगे? सहृदय के हृदय में स्थित, कोई सरल हृदय वाला व्यक्ति उसके हृदय के अंदर स्थित। क्या? हास्य नामक स्थायी भाव का किसके साथ मिलन होगा? वो 3 अंग जो बचे हैं, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है, मिलन होता है, तब हास्य रस की उत्पत्ति होती है। बस सीधा सा फिर उदाहरण उसका अलग आ जाएगा, है ना। तो इसका उदाहरण क्लियर है। मेरे तो गिरधर गोपाल, मीराबाई ने कहा था ये, मेरे तो गिरधर गोपाल, फिर दूसरों ना कोई। अब जाके सिर मोर मुकुट, थोड़ा सा इमेज बना के याद करा करो। जैसे मान लिया जाए कि क्रिएट करो इमेज, क्या है भाई? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, है ना। मीराबाई ने जब भगवान श्री कृष्ण के सामने ऐसा कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, अब उनके सर के ऊपर क्या है? मोर मुकुट। तो जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। ऐसे उसको थोड़ा समझ के, थोड़ा कहीं ना कहीं इमेज क्रिएट करके याद करोगे तो आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा इसका उदाहरण हो गया श्रृंगार रस का। चलिए अगला है हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो पूरा वही है, केवल हंसी करना है यहाँ पे। क्या? सहृदय के हृदय में स्थित हंसी नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के साथ संयोग होता है तब हास्य रस की उत्पत्ति होती है। सब में यही डेफिनेशन वही है, केवल क्या करना है? स्थायी भाव को चेंज करना है। अब देखना इसका उदाहरण कितना कठिन है। मैं ऐसा महावीर हूं, पापड़ तोड़ सकता हूं, अगर गुस्सा आ जाए तो कागज मरोड़ सकता हूं। ये उसका उदाहरण हो जाएगा। मैं ऐसा महावीर हूं, पापड़ तोड़ सकता हूं, अगर गुस्सा आ जाए तो कागज मरोड़ सकता हूं। ये क्या हो गया? हास्य रस का उदाहरण हमारा हो गया। चलिए अगला है करुण रस। करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। सारे आईएमपी रस, जितने आईएमपी इस साल के लिए बन सकते हैं वही कर रहे हैं ना। सहृदय के हृदय में स्थित, ये तीनों में ऊपर भी सब में एक जैसा है। सहृदय के हृदय में स्थित, क्या भैया? शोक नामक स्थायी भाव का किसके साथ मिलन होगा? विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होगा, तब करुण रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण देखना ध्यान से। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुआ, नहीं नैनन के जल सो पग धोए। अब इसको इस इमेज के थ्रू समझना, क्योंकि उदाहरण याद रखना पड़ेंगे, है ना। जब परिभाषा लिखना है तो परिभाषा के नीचे उदाहरण लिखेंगे, तभी हमें उसके अच्छे नंबर मिलेंगे। देखना इमेज के थ्रू याद करो। सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण के पास गए तो सामने जैसे ही खड़े हुए, तो भगवान श्री कृष्ण ने देखा, तो देखा को क्या कर दो? देखी, है ना। देखा तो देखी, किसको देखा? सुदामा की दीन दशा को देखा। सीधा सा समझ के याद करो इसको। क्या भैया? किसको देखा? सुदामा की दीन दशा, तो देखी सुदामा की दीन दशा। अब इनका नाम करुणानिधि भी है, करुणानिधि भी कहते हैं। तो करुणा करके मतलब दया करके, है ना, भावुक होके, करुणा करके कौन रोए भैया? तो यहां श्री कृष्ण की जगह करुणानिधि लिख दो, करुणानिधि रोए। तो ये इमेज के थ्रू याद करो। क्या हुआ है? देखी, क्या? सुदामा की दीन दशा। क्या हुआ फिर? करुणा करके कौन रोए? करुणानिधि रोए। फिर क्या हुआ? तो उनके पास में एक परात भी पड़ी थी और परात के अंदर पानी था भरा हुआ। तो फिर क्या हुआ भैया? पानी परात, और पानी से शुरू कर दो, पानी भरा हुआ है तो पानी, और पानी के बाद क्या है? परात। तो पानी परात को हाथ छुआ नहीं, छू रहा है क्या हाथ? उनका हाथ छू रहा है क्या? पानी को नहीं छुआ, तो यही लिखना है, पानी परात को हाथ छुआ नहीं। तो फिर क्या हुआ? नैनन के जल सो पग धोए, कि नैनन से इतने जल बह गया, इतने आंसू बह गए कि इस नैनन के जल से उन्होंने पग धो दिए, पानी की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ऐसे इसको समझ के याद करना है, इमेज के थ्रू थोड़ा सा इमेज क्रिएट करके करना। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, फिर पानी और परात, पहले पानी आ जाएगा, पानी पहले आएगा ना, फिर परात आएगी। तो पानी परात को हाथ छुआ नहीं, क्या हुआ फिर? नैनन के जल सो पग धोए, नैनन के जल से ही पग धो दिए। चलिए अगला रस है वीर रस, है ना। जितने भी आईएमपी क्वेश्चन बन सकते हैं वो आईएमपी लेंगे ना। रस से रिलेटेड जितने भी आईएमपी रस बन सकते हैं इस साल के लिए, ठीक है ना। वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। वही है ना, डेफिनेशन वही है, पूरी परिभाषा वही है। क्या?
सहृदय के हृदय में स्थित, क्या चेंज करना है, केवल उत्साह। तो सहृदय के हृदय में स्थित उत्साह नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है तब वीर रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब सारे रसों में परिभाषा वही है, केवल क्या करना है, स्थायी भाव चेंज करना है, बाकी वही का वही। उदाहरण इसका सरल है, पढ़ते आ रहे हम लोग। बूंदे ले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये इजीली कर पाओगे आप, ये पढ़ते आ रहे हैं। चलो अगला है आईएमपी हमारा इस साल के लिए रस जो आईएमपी बन सकता है। वात्सल्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। वात्सल्य का स्थायी भाव क्या, वत्सल। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, सहृदय के हृदय में स्थित, सरल हृदय वाले व्यक्ति के हृदय के अंदर स्थित क्या, वत्सल नामक स्थायी भाव का जब, अब ये तीनों लिख दो इसके अंग, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के साथ संयोग होता है तब वात्सल्य रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण इजी है, मैया मोरी में नहीं माखन खायो। भगवान श्री कृष्ण ने यशोदा मैया से कहा, मैया मोरी में नहीं माखन खायो। ख्याल परे, ख्याल परे मतलब मुझे विचार आ रहा है, मुझे ध्यान आ रहा है, ये सखा सबे मिली, सखा मतलब कौन, मित्र, सबे मिली, सब मिलकर, सबने मिलकर मेरे मुख लपटायो, मेरे मुख, मेरे मुंह पर लपटाया मतलब लगाया, जैसे केक लगाते आजकल लोग बर्थडे बना के पाते है ना। तो मैया मोरी में नहीं माखन खायो, ख्याल परे ये सखा सबे मिली, मेरे मुख लपटायो, है ना। ठीक है ना, ये इसका उदाहरण हो जाएगा। वात्सल्य रस का शांत रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। क्या करना है, केवल इसका स्थायी भाव याद होता है तो हमें पूरी परिभाषा वही के वही, क्या सरे है ना, सहृदय के हृदय में स्थित निर्वेद नामक, अब ये निर्वेद क्या है, शांत रस का स्थायी भाव, निर्वेद नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के साथ संयोग होता है तब शांत रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण इसका सरल है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट, है ना। इसका भी उदाहरण सरल है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट, मतलब राम का नाम पहले ही ले लेना चाहिए प्राण जाने के पहले। ठीक है, ये हमारे रस, जितने भी इंपॉर्टेंट रस हो सकते हैं इस साल के लिए, वो 4 या 5 रस हमें इसमें से तैयार करना है। ज्यादा अगर पढ़ने हैं तो आपके पीडीएफ में मिल जाएगा, इस कोर्स के अंदर जो पीडीएफ डली हुई है उसमें। पर इस साल के लिए जितने भी आईएमपी बन सकते थे, सिलेक्टेड मोस्ट आईएमपी जो रस है वो मैंने आपको ऊपर अभी समझाए। चलिए अगला क्वेश्चन है, अलंकार की परिभाषा एवं उसके प्रकार। अब ये अलंकार वाला टॉपिक, जितने भी अलंकार इंपॉर्टेंट इस साल के लिए बन सकते हैं वो सारे अलंकार नीचे कवर करेंगे। ठीक है ना। अलंकार से पहले अलंकार का आप सीधा सा शाब्दिक अर्थ समझ ले। भाई अलंकार क्या है कि जिस प्रकार नारी अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए आभूषण धारण करती है, भाई नारी अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए क्या करती है, गहनों को धारण करती है, आभूषण धारण करती है, उसी प्रकार एक जो कविता है वो कविता अपने अंदर क्या रखती है, वो अच्छे शब्दों को रखती है। भाई कविता के शब्द अच्छे होंगे तो कविता अच्छी लगेगी, है ना। तो वो जो शब्द है ना उन्हीं को है ना शाब्दिक अर्थ। देखो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। भाई जो कविता होती है वो अच्छे अच्छे शब्द रखती है अपने अंदर, जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। तो ये शब्द क्या कर रहे हैं, उस कविता की शोभा बढ़ा रहे हैं। तो सीधा सा अलंकार की परिभाषा क्या हो जाएगी, अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, मतलब अलंकार मतलब क्या, आभूषण। तो स्त्री के लिए गहने और कविता के लिए उसके शब्द। सीधा से देखें, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। भाई कविता की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को क्या कहेंगे, अलंकार। अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना है, कौन कौन से, अलम प्लस कार। अलम का अर्थ होता है आभूषण एवं कार का अर्थ होता है धारण करने वाला। जिस प्रकार नारी अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए शरीर पर आभूषण धारण करती है, उसी प्रकार काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अगर देखें हम इसमें तो शब्द ही अलंकार है, जो अच्छे शब्द कवि उपयोग करता है अपनी कविता के अंदर वो अलंकार का ही एक रूप है। ठीक है ना। अब अलंकार हमारे कितने प्रकार के होते हैं, तो भैया अलंकार 3 प्रकार के होते हैं,
शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। तो इसकी डेफिनेशन बहुत सरल है। शब्दालंकार क्या है? जहां शब्दों से काव्य की शोभा बढ़ती है वो शब्दालंकार, जहां शब्दों से काव्य की शोभा बढ़ती है वो शब्दालंकार। जैसे अनुप्रास, यमक, श्लेष, ये उदाहरण हो गए इसके। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है, जल थल में शब्द से बढ़ रही है। अर्थालंकार, जहां अर्थ के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ती है वहां अर्थालंकार। भाई अर्थ के द्वारा बढ़ेगी शोभा तो अर्थालंकार, ठीक है ना। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि। चट्टान जैसे भारी स्वर कि मैं उसके पास गया तो उसने ऐसा मेरे से बात की कि उसके जो स्वर थे वो चट्टान जैसे थे, ठीक है ना। उभयालंकार, जहां शब्द एवं अर्थ दोनों के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ती है वहां उभय अलंकार होता है। जहां शब्द के द्वारा वहां शब्दालंकार, जहां अर्थ के द्वारा वहां अर्थालंकार, जहां दोनों के द्वारा वहां उभय अलंकार, ठीक है ना। अब इसमें अलंकार में इंपॉर्टेंट भैया इस साल के लिए जो आ सकते हैं, ठीक है ना। संदेह अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। संदेह अलंकार, संदेह नाम से स्पष्ट हो रहा है कुछ संदेह होना। काव्य में जहां पर किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में यह संदेह हो कि वह है या नहीं, संदेह अलंकार कहलाता है। किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में यह संदेह हो कि वो है या नहीं, संदेह करते रहना यहां से क्या वो है या नहीं, तो उसे क्या कहते हैं? संदेह अलंकार। तो काव्य में जहां किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में, कोई व्यक्ति भी हो सकता है वस्तु भी हो सकती है, उसके बारे में यह संदेह हो कि वो है या नहीं, ये डाउट हो, ये संदेह हो, उसे क्या कहेंगे? संदेह अलंकार कहते हैं। उदाहरण बहुत ही सरल है, ध्यान से समझना, आसानी से आप याद इसको कर पाओगे। नारी भी सारी है कि सारी भी नारी है, सारी की नारी है कि नारी की सारी है, इसको इस इमेज के थ्रू समझना ध्यान से। देखो सबसे पहले क्या है? सारी। यहाँ क्या दिख रहा है आपको? सारी दिख रही है, और सारी के बीच कौन है? नारी। तो देखो सारी बीच नारी है, तो ये सारी के बीच नारी है। तो सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है। अब ये नारी के बीच सारी है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है। अब ये सारी ही की नारी है, मतलब ये सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है, कि नारी ही की सारी है, ठीक है ना। ऐसे इसको समझ के थोड़ा सा याद करना। पहले क्या है? सारी के बीच नारी है कि नारी के बीच सारी है। अब ये फिर सारी से स्टार्ट है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। ऐसे इसको याद करना इस इमेज के थ्रू कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है, ठीक है। अगला है भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। काव्य में जहां समानता के कारण किसी व्यक्ति या वस्तु को दूसरी व्यक्ति या वस्तु मान लिया जाता है या भ्रम उत्पन्न हो जाता है वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। भ्रांति हो जाना, अब इसमें एक्चुअली काम हो जाता है। संदेह में क्या होता है कि जैसे यहीं से अंदाजा लगाते रहते कि यार वो है या नहीं, और इसमें एक्चुअली काम हो जाता है। जैसे मान लिया जाए कि मेरा फ्रेंड, वहां पे रवि नाम का मेरा फ्रेंड खड़ा है, मैं यहां से अंदाजा लगा रहा हूं कि यार वो रवि होगा, है या नहीं, है या नहीं, यहीं से अंदाजा लगा रहा हूं। तो क्या है ये संदेह। और भ्रांति मन में काम हो जाता है कैसे कि चौराहे पे खड़ा है, मैं यहां से अंदाजा नहीं लगाऊंगा, जाऊंगा अरे रवि खड़ा हो गया यार, मैं गया 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 और सीधे उसको कहा और रवि यहाँ क्या कर रहा है। अब रवि ने पलट के देखा तो और कोई निकला, मैंने कहा अरे यार मुझे तो भ्रांति हो गई थी यार, ये रवि नहीं है तो और कोई है, ठीक है ना। तो काव्य में जहां समानता के कारण किसी व्यक्ति या वस्तु को दूसरे व्यक्ति या वस्तु मान लिया जाता है, मान ही लिया जाता है कि रस्सी को देख के कूद गए कि अरे यार ये तो सांप होगा, पर वो निकली रस्सी, भ्रांति हो गई, ठीक है ना। या भ्रम उत्पन्न हो जाता है, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। उदाहरण क्या हो जाएगा? जान श्याम घनश्याम को नाच उठे वन मोर। जान श्याम घनश्याम को नाच उठे वन मोर। अब देखो एक्चुअली श्याम कौन है? या भगवान श्री कृष्ण। तो ये कह रहा कि जान श्याम, मान लिया जाए कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो वन में जाते हैं, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि घनश्याम पहुंच गया। अब जैसे ही घनश्याम वन के अंदर पहुंचा तो वन सारे नाचने लग गए, और जैसे नाचते नाचते सारे जो मोर थे वो मोर सारे नाचने लगे, और मोर ने फिर कहा कि अरे श्याम नहीं, ये तो घनश्याम है, ये तो घनश्याम आ गए। घनश्याम को देख के नाचने लग गए। तो फिर जान श्याम मतलब श्याम को जानकर, किसको? घनश्याम को। घनश्याम को श्याम जान लिया, तो जान श्याम घनश्याम को नाच उठे वन मोर। वन के मोर जो है वो नाचने लगे। विरोधाभास अलंकार।
विरोधाभास के अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। तो विरोधाभास दो शब्दों से मिलकर बना है, विरोध प्लस आभास। जहां काव्य में विरोध होने का आभास प्रकट होता है परंतु विरोध होता नहीं है, वहां विरोधाभास अलंकार होता है। फिर से एक बार देखना, विरोधाभास कितने शब्दों से मिलकर बना है? विरोध प्लस आभास। तो विरोधाभास दो शब्दों से मिलकर बना है, विरोध प्लस आभास। जहां काव्य में विरोध होने का आभास प्रकट होता है कि विरोध हो रहा है इसमें परंतु विरोध होता नहीं, वहां विरोधाभास अलंकार होता है। क्या है उदाहरण? मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं। यह हमारी पहली आरोह की कविता है आत्मपरिचय, इसमें से ली गई है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, मेरा गला भर आया है लेकिन फिर भी उसमें मैं राग लिए फिरता हूं, तो ये विरोध हो रहा है एक दूसरे का। शीतल वाणी है लेकिन शीतल वाणी में क्या आग है, तो आग कैसे हो सकती है शीतल वाणी में? तो ये भी एक विरोध हो रहा है ना। तो गला भरा हुआ है उसमें राग नहीं हो सकता, वाणी शीतल है तो उसमें आग नहीं हो सकती, तो क्या हो रहा है? ये है ना, विरोधाभासित हो रही है। तो मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं। ठीक है ना। चलिए अगला है हमारा आईएमपी व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक अलंकार जहां उपमेय को उपमान से भी अधिक श्रेष्ठ समझा जाए या बताया जाए वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। अब ये 2 मिनट में फटाफट समझ लो, क्योंकि उपमेय और उपमान ये अगर समझ में नहीं आएगा तो परिभाषा ये समझ में नहीं आएगी। एक होता है उपमेय भैया और दूसरा होता है उपमान। अब देखो मैं सीधा सा इसको बताता हूं। एक्चुअली कई बार हम अच्छे व्यक्ति से किसी छोटे व्यक्ति की तुलना करते हैं या किसी अच्छी वस्तु से किसी दूसरी वस्तु की तुलना करते हैं। जैसे मैंने कहा कि यार ये पीतल देखो कितना चमक रहा है, सोने जैसे चमक रहा है पीतल, ठीक है ना, देखो उसमें कितनी शक्ति है, शेर जैसी शक्ति है उसमें। तो हम क्या कर रहे हैं? तुलना करते हैं। तो ये जो तुलना करते हैं ना, तो अब सुनना ध्यान से जो मैं कह रहा हूं, जिसकी तुलना करते हैं, जैसे मान लो पीतल की तुलना कर रहा हूं, तो जिसकी तुलना करते हैं वो हमारा क्या कहलाएगा? उपमेय। और जिससे तुलना करते हैं, जिससे, जैसे मान लो मैं पीतल की तुलना किससे कर रहा हूं? सोने से, तो पीतल क्या हो गया? उपमेय, और सोना क्या हो गया? उपमान। ठीक है ना। तो पीतल उपमेय और सोना क्या हो गया? उपमान। मतलब जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय, जिससे तुलना की जाए वो क्या? उपमान। और इसको ऐसे याद रख लो, मान तो भाई श्रीमान, महोदय, भाई प्रतिष्ठा, है ना, सम्मान देते ना मान लगा के। तो मान बड़ा है, मैं छोटा है, मैं छोटा है। तो जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय और जिससे तुलना की जाए वो उपमान। तो जहां उपमेय को, मतलब इसको, पीतल को, थोड़ी देर के लिए मान लो मैं पीतल की सोने से तुलना कर रहा हूं, तो जहां पीतल को सोने से भी अधिक श्रेष्ठ समझा जाए कि यार पीतल अच्छा भैया, सोने खरीदने में पीतल ही खरीद, पीतल ही ज्यादा अच्छा है, तो जहां उपमेय को उपमान से भी अधिक श्रेष्ठ बताया जाए वहां व्यतिरेक अलंकार होता है, वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। साधु ऊंचे सेल सम किंतु प्रकृति सुकुमार, ये इसका उदाहरण हो जाएगा। साधु ऊंचे सेल सम, साधु जो है वो पर्वतों से भी ऊंचे हैं, है ना। तो यहाँ पर्वत क्या है? उपमान, और साधु क्या है? उपमेय। लेकिन साधु को उससे भी ऊंचा बता दिया। साधु ऊंचे सेल सम किंतु प्रकृति सुकुमार, लेकिन फिर भी प्रकृति के बीच वो रहते हैं। इतने अलंकार है भैया, इस साल के लिए अच्छे से याद कर लेना इनको, है ना, उदाहरण सहित, या इस साल के लिए आईएमपी बन सकते है ना, इतने अच्छे से करोगे, है ना। ये आईएमपी हमारे अलंकार। अगला टॉपिक है हमारा छंद किसे कहते हैं, इनके प्रकार लिखिए हैं। जितने भी आईएमपी छंद इस साल के लिए बन सकते हैं वो सारे नीचे आने वाले हैं। जिस रचना में अक्षरों एवं मात्राओं की संख्या निश्चित हो। भाई छंद क्या? जिसमें मात्राओं की संख्या निश्चित हो। कितनी? 11-11 मात्राएं, 13-13 मात्राएं, इसमें 22 से लेकर 26 अक्षर होते हैं, ठीक है ना। तो अक्षरों की संख्या, तो जिस रचना में अक्षरों एवं मात्राओं की संख्या निश्चित हो। निश्चित हो कि इतने ही अक्षर है, 22 ही अक्षर है, 23 ही अक्षर है, 11-11 ही मात्राएं है, 13-13 मात्राएं, तथा यति, यति मतलब कौमा, गति मतलब ले, तुक मतलब आखिरी में जो आता है, मछली जल की रानी है, पानी जीवन उसका पानी है, तो रानी पानी, तो ये आखिरी में जो आता है वो क्या कहलाता है? तुक। तो जहां तथा यति, गति और तुक आदि का ध्यान या ख्याल रखा जाए वो छंद कहलाता है, वो छंद कहलाता है।
छंद के प्रणेता कौन है? पिंगल ऋषि को माना गया है। सबसे पहले छंद की रचना किसने की थी? पिंगल ऋषि ने। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। तो दिमाग में कितना रखना है? जिस रचना में अक्षर और मात्राओं की संख्या निश्चित होती है उसे छंद कहा जाता है तथा इसमें यति, गति और त्व आदि का ध्यान रखा जाता है। छंद के प्रणेता पिंगल ऋषि को कहा गया है, इसलिए इसे पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। छंद दो प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद। नाम से स्पष्ट है, मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना करते हैं, वर्णिक छंद में वर्ण की गणना करते हैं। वर्ण मतलब अक्षर, अनारा, इमली, कुल्लू, टेढ़ी, नकोखली, है ना, ये अक्षर हो गए। मात्रिक छंद, जिन छंदों की गणना मात्राओं के आधार पर होती है उन्हें हम मात्रिक छंद कहते हैं, जैसे दोहा, चौपाई, सोठा आदि। और वर्णिक छंद क्या है? जिन छंदों की गणना वर्णों के आधार पर, अक्षरों के आधार पर होती है या की जाती है उन्हें हम वर्णिक छंद कहते हैं, जैसे कुंडलियां, सवैया, कवित्त आदि। चलिए, इंपोर्टेंट सोठा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। सोठा छंद है ना, वेरी वेरी आईएमपी जितने भी इस साल के लिए बन सकते वही करवा रहा हूं मैं आपको। सोठा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित देखना। यह अर्धसम मात्रिक छंद है। अर्धसम मात्रिक छंद किसे कहते हैं? जिसके पहले और तीसरे और दूसरे और चौथे में मात्राओं की संख्या समान होती है, उसे अर्धसम मात्रिक छंद कहा जाता है। तो अर्धसम मात्रिक छंद क्या? जिसमें पहले और तीसरे, दूसरे और चौथे में मात्राओं की संख्या समान है, कि पहले में 13 है तो तीसरे में भी 13 है, दूसरे में 11 है तो चौथे में भी 11 है ना। तो यह एक अर्धसम मात्रिक छंद है। सोठा क्या है? एक अर्धसम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण, मतलब 4 पंक्तियां समझ लो। ज्यादा अगर चरण में समझ नहीं आया तो 4 पंक्तियां होती है, ऐसा समझ लो। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले तीसरे चरण में, पहले और तीसरे में, पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं होती है तथा दूसरे और चौथे में कितनी होती है? 13-13 मात्राएं होती है। यह दोहे का उल्टा होता है, यह भी याद रखना है। सोठा क्या? दोहे का उल्टा। तो इसको याद रख पाओगे। यह अर्धसम मात्रिक छंद है। इसमें कितने चरण होते हैं भैया? 4 चरण। कितने चरण होते हैं? सोठा में 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे, किसमें? पहले और तीसरे, पहले और तीसरे में कितनी होती है? 11-11। और क्या कह रहा है? दूसरे और चौथे में, दूसरे और चौथे में कितनी होती है? तो भैया दूसरे और चौथे में कितनी होती है? 13-13 मात्राएं होती है। ठीक है ना, यह दोहे का उल्टा होता है। और भी अच्छे से याद रखना है। तो सोठा कहां से स्टार्ट हो रहा है? 100 से स्टार्ट हो रहा है। तो 100 हिंदी में क्या लिखेंगे? 1 आता है 100 में। पहले क्या आता है? 1, तो पहले 1-1 पहले आएगा, 13-13 बाद में आएगा। इससे कंफ्यूज आगे जाके नहीं होगे कि भैया जब भी सोठा छंद लिखेंगे तो पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती है, वह सोठा छंद कहलाता है। यह दोहे का उल्टा है। उदाहरण देखना। सुनी केवट के बेन, प्रेम लपेटे अटपटे, विहसे करुणा अयन, चीते जानकी लखन तन। अब इसको याद करना है क्योंकि सोठा छंद की परिभाषा अगर आती है तो इसमें उदाहरण भी लिखना पड़ेगा। देखना, वैसे तो इसका मतलब अलग होता है। जब भगवान श्री राम जा रहे थे तो जो केवट मिले थे, उन केवट ने भगवान को रोकने की बहुत कोशिश की और फिर नदी को पार कराया अपनी नाव से। कई सारी कथा इसके पीछे, लेकिन अभी हमें याद करना अभी समय है ही नहीं अपना इतने पास, क्योंकि मुश्किल से 10 से 15 दिन, है ना। चलिए, सुनी केवट के बेन, प्रेम लपेटे अटपटे। अब इसको जैसे याद हो जाए इमेज करके कि भैया बेन सुन रहा हूं मैं, जैसे याद हो जाए, अभी याद करना है मेन हमें, है ना, कैसे भी याद होना चाहिए। सुनी मतलब सुनना, क्या? केवट के बेन, बेन मतलब अभी बेन समझ लो थोड़ी देर के लिए। तो सुनी केवट के बेन, बेन सुना। प्रेम लपेटे अटपटे, प्रेम को अटपटे तरीके से लपेट दिया। तो सुनी क्या? केवट के बेन, सुनी केवट के बेन, प्रेम को लपेटा अटपटे तरीके से, तो प्रेम लपेटे अटपटे। फिर विहसे करुण आयन, वहां से करण आया, करण वहां खड़ा था तो वहां से, तो विहसे करुण, करण मतलब करुण, करुणा, आया मतलब अयन, तो वहां से करण आया। विहसे करुणा अयन, पीछे पीछे चीते भी आए जानकी जी के, तो चीते लखन तन। ऐसे याद कर लो, इसको याद करना इंपॉर्टेंट है। किस विधि से, किस मेथड से याद किया ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, याद होना चाहिए, लिख के आना एग्जाम में बस। क्या भैया? सुनी केवट के बेन, प्रेम को लपेटा तो प्रेम लपेटे अटपटे, वहां से करण आया, तो विहसे करुणा अयन,
कौन आए पीछे? चीते। चीते किसके? जानकी जी के। पीछे जानकी लखन तर। कवित्व छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, इंपॉर्टेंट। वर्णिक छंद, अब एक्चुअली वो मात्रिक छंद है, ये मात्रिक छंद, ये वर्णिक छंद है। वर्णिक छंद मतलब वर्णों की गणना। वर्णिक छंद की परिभाषा उदाहरण से देखिए, वर्णिक छंद कवित्व में 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण। लाइन समझ लो, ज्यादा बहुत दिक्कत है तो लाइन समझ लो। वर्णिक छंद कवित्व में 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 31 वर्ण होते हैं। तो यहाँ पे ये 2 चरण, एक्चुअली ये पहला चरण, ये दूसरा चरण है ना, ये 2 चरण यहाँ पे दिए हमने। तो ये कह रहा है कि वर्णिक छंद कवित्व में 4 चरण होते हैं। 1 और 2, 3, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन हमें 2 नंबर में इतने में ही पूरेगा, है ना। 2 नंबर अगर हमको चाहिए तो इतना ही लिखना, अपने को ज्यादा नहीं लिखना। वर्णिक छंद कवित्व में 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। 31 वर्ण मतलब 31 अक्षर। देखो ये एक चरण हो गया, ये दोनों मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 आया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 आया। तो 15 और 16 कितना हुआ? टोटल 31। तो 31 वर्ण होते इसमें, है ना। तो वर्णिक छंद कवित्व में 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं, मतलब इसमें 31 अक्षर होते हैं। 16 और 15 वर्णों पर, ये देखो 16 पर और 15 पर यति होती है। यति मतलब कोमा होता है, ये कोमा होता है, ठीक है ना। तो 16 और 15 पर यति होती है। हर चरण का अंतिम वर्ण गुरु होता है। ये आ की मात्रा, यहाँ पे आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा, गुरु मतलब बड़ी मात्रा, ठीक है ना। तो क्या याद करोगे? वर्णिक छंद कवित्व में 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? 31, है ना। प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। 16 व 15 वर्णों पर यति होती है। प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? कितने अक्षर होते हैं? 31 अक्षर होते हैं। और 16 और 15 अक्षरों पर यति होती है, मतलब कोमा होता है। इसको याद रखने की टिक ये है कि कवित्व छंद जब भी आए तो एक इमेज क्रिएट करो कि आपके माइंड में जो भी कवि आ रहा हो, हरिवंश राय बच्चन है, आलोक धनवा है, कुंवर नारायण है, रघुवीर सहाय है, जो आपके माइंड में कवि आ रहा हो, तो आपको क्या करना है? एक इमेज क्रिएट करना है, कवि के सामने जाना है और कवि के प्रैक्टिकली करना है इमेज पूरा, जैसे आप कर रहे हो प्रैक्टिकली। कवि के पास जाना है, कवि के सामने जाना है, अपना पर्स निकालना है, पर्स निकालने के बाद उनको 31 रुपए दे देना है अपने को, और फिर वो अपने को खुले करके दे देंगे। कितने? 16 रुपए 15 रुपए। तो 31 रुपए उनको दो, वो खुले करके देंगे अपने को। कितने? 16 और 15। 16 और 15 अपनी जेब में रख लिए, अपने को याद हो गया कैसे कि जब भी कवित्व छंद आएगा मतलब कवि, तो अच्छा कवि को कितने रुपए दिए? 31। तो इसमें तो 31 वर्ण होते हैं, खुले करके कितने दिए? 16 और 15। अच्छा इसमें तो 16 और 15 वर्णों पर यति होती है, ऐसे इसको याद कर लो। उदाहरण देखना, सच्चे हो पुजारी तुम प्यारे प्रेम मंदिर के, उचित नहीं है तुम्हें दुख से कराना, करना पड़े जो आत्मत्याग अनुराग बस, तो तुम सहर्ष निज भाग्य को सराहना। भाग्य है एक्चुअली ये, भाग्य, ठीक है ना, भाग्य को सराहना। और ये से हट जाएगा यहाँ पे, ये करेक्शन है थोड़ा सा। कैसे याद करेंगे? किसी पुजारी जी के सामने गए हम, और उन पुजारी जी को कहा कि आप सच्चे हो पुजारी तुम, कहाँ के? प्यारे प्रेम मंदिर के। वो प्रेम मंदिर के सच्चे पुजारी, तो उनकी तारीफ कर दो। सच्चे हो पुजारी तुम, प्यारे प्रेम मंदिर के, तो तुम्हें उचित है क्या दुख से कराना? भाई प्यारे प्रेम मंदिर के पुजारी हो तो फिर किस बात से कराना? दुख से कराना है ही नहीं तुम्हें, तो उचित नहीं है तुम्हें दुख से कराना। ये 2 लाइनें से याद हो जाएगी। सच्चे हो, क्या तारीफ कर रहे हैं ना, सच्चे हो पुजारी तुम प्यारे प्रेम मंदिर के, उचित नहीं है तुम्हें दुख से कराना, करना पड़े जो आत्म त्याग, आत्मा का त्याग भी अगर तुमको करना पड़े, अनुराग वश, अनुराग के कारण, तो तुम सहर्ष, तो खुशी से, निज भाग्य, अपने खुद के भाग्य को सराहना। सराहना मतलब तारीफ करना, अपने भाग्य की तारीफ करना। समझ के याद करना। पुजारी जी को क्या कह रहे? सच्चे हो पुजारी तुम प्यारे प्रेम मंदिर के, उचित नहीं है तुम्हें दुख से कराना, करना पड़े जो आत्मा का त्याग भी तो करना पड़े जो आत्म त्याग, अनुरागवश, तो तुम सहर्ष खुशी से अपने भाग्य को सराहना, निज भाग्य को सराहना। रुबाइया छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। चलिए भैया अगला है रुबाई छंद की परिभाषा, इंपोर्टेंट। रुबाइया उर्दू और फारसी का एक विशिष्ट छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण, वही 4 है ना लाइन। इनमें से पहला, दूसरा और चौथा समतुकांत होते हैं, जबकि तीसरा भिन्न तुकांत होता है। तुकांत का मतलब होता है तुक का अंत। तुक मतलब रानी, पानी, आखिरी में जो आ रहा है उसका अंत। तो किसका किसका समान हो रहा है भैया? पहला, दूसरा और चौथा। देखना पहला, दूसरा, चौथा समान है। कैसे? देखना, खड़ी भरी हंसी,
तो पहला दूसरा चौथा समान हो रहा है, लेकिन तीसरा क्या है, भिन्न है। यहाँ पे एक ही मात्रा आ रही है, तो यही कह रहा है ना, रुबाइया उर्दू और फारसी का एक विशिष्ट छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, इनमें से पहला ये पहला, दूसरा ये दूसरा और तीसरा ये है ना, पहला दूसरा और चौथा, तो पहला दूसरा और चौथा क्या होता है, सम तुकांत समान, खड़ी भरी हंसी, बड़ी बड़ी की मात्रा आ रही है, जबकि तीसरा भिन्न तुकांत होता है। ठीक है ना, ये क्या हो गया हमारा रुबाई छंद। अब इसको भी याद करना भैया, उदाहरण याद करना है। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती उसे गोद भरी, रह रह कर हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। इमेज के थ्रू याद करो, आंगन में लिए, पहले आंगन में लिए खड़ी है, चांद के टुकड़े को खड़ी, भाई अपना जो माँ रहती है उसके लिए उसका बच्चा क्या है, चांद के टुकड़े के जैसा है ना। तो आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, ये खड़ी है चांद के टुकड़े को खड़ी। फिर क्या करती है, वो हाथों पे झुलाती है, हाथों पे ऐसे झुलाती है, झुला रही, हाथों पे झुलाती, उसे गोद भरी, अपने हाथ को ही गोद बना लेती है वो, तो हाथों पर झुलाती, उसे गोद भरी। फिर क्या करती है, वो रह रह के हवा में जो लोका देती है, फिर वो लोका देती है, उछाल देती है, प्रैक्टिकल करके नहीं देखना इसको। तो रह रह के हवा में जो लोका देती है, हवा में उछाल देती है, तो फिर ये बच्चा क्या होता है, खिलखिलाते बच्चे, है ना, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। समझ के याद करो, इमेज बना के याद करो, है ना, क्योंकि जितना हमारे माइंड देखता है वो चीजें आसानी से याद रखता है। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं याद करते समय हमारे माइंड के अंदर वो इमेजेस चलना चाहिए, तो आसानी से हम याद रख पाएंगे इसको। क्या है भैया, आंगन में लिए किसको, चांद के टुकड़े को खड़ी, फिर क्या करती वो, हाथों पे झुलाती, उसे गोद भरी, फिर रह रह के हवा में लोका देती है, तो क्या हो जाता है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। चलिए, ये हमारा टॉपिक था, है ना, इंपॉर्टेंट जितने भी हमारे छंद बन सकते वो सारे छंद हमारे इंपॉर्टेंट। अब अगला टॉपिक है हमारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे आते हैं, शब्द शक्ति की परिभाषा एवं प्रकार लिखिए। अच्छा, नाम से स्पष्ट हो रहा है, शब्द शक्ति, शब्द में शक्ति होती है ना, यदि हम किसी को कुछ कह के देखें फिर शब्दों की शक्ति पता चलती है उससे। शब्द शक्ति किसे कहते हैं, इसके प्रकारों को उदाहरण सहित लिखिए। शब्द और अर्थ, क्या कह रहा है, शब्द और अर्थ का संबंध ही शब्द शक्ति कहलाता है। भाई शब्द और उसका अर्थ क्या निकल रहा है, तो शब्द और अर्थ इन दोनों का संबंध ही शब्द शक्ति कहलाता है। यह संबंध ही शब्द का अर्थ व्यक्त करता है। ये संबंध जो है, शब्द और अर्थ का जो संबंध का जो अर्थ है ना, संबंध वही अर्थ व्यक्त करता है। शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, तो माइंड में क्या रखोगे, शब्द और अर्थ दोनों के संबंध को ही शब्द शक्ति कहते हैं। तो शब्द और अर्थ का संबंध ही शब्द शक्ति कहलाता है। यह संबंध ही शब्द का अर्थ व्यक्त करता है। शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, 3 प्रकार याद रखना, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। ठीक है ना, इसमें आईएमपी, अभिधा और लक्षणा। भैया अभिधा, अभिधा शब्द शक्ति क्या है, तो काव्य में जहां, काव्य मतलब कविता, है ना, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना अभी, काव्य मतलब कविता समझ लो। काव्य में जहां, काव्य में या वाक्य में जहां पाठक या श्रोता सुनकर या पढ़कर लोक प्रसिद्ध अर्थ समझ ले, वह अभिधा शब्द शक्ति होती है। फिर इसको देखो, दूसरे शब्दों में जो बात कही जाए उसका अर्थ भी वही होता है, तो वहां पे क्या होता है, अभिधा शब्द शक्ति। जैसे मैंने कहा कि मैं पढ़ा रहा हूं, वह जा रहा है, वह खरीद रहा है, वह बैठा है, तो इसका मतलब भी यही होगा। लेकिन मैंने कहा कि यार ऊंट के मुंह में जीरा, तो अब क्या ऊंट के मुंह में जीरा का मतलब भी वही है, ऊंट के मुंह में जीरा? नहीं, उसका मतलब अलग होगा। तो वो अलग होगा तो फिर वो क्या हो जाएगा, लक्षणा। लेकिन अभिधा में तुम्हें इसका सरल आपको बता दूं, जो बात कही जाए उसका मतलब भी वही होता है, उसे क्या कहते हैं, अभिधा शब्द शक्ति। ठीक है ना, तो काव्य में या वाक्य में जहां पाठक या श्रोता सुनकर या पढ़कर लोक प्रसिद्ध अर्थ समझ ले, मतलब जो अर्थ होता है वही अर्थ होता है, एक ही अर्थ होता है उसका, वो अभिधा शब्द शक्ति होती है। दूसरे शब्दों में जो बात कही जाए उसका अर्थ भी वही निकलता है। जैसे मैं घर पर हूं, वह पढ़ रहा है, तो इसका अर्थ भी वही निकलेगा। ये कोई मुहावरा थोड़ी है कि दूसरा अर्थ निकलेगा कि मैं घर पर हूं, वह पढ़ रहा है, उसका अर्थ भी वही है। लक्षणा शब्द शक्ति, वे शब्द या वाक्य जिनका सीधा शाब्दिक अर्थ न होकर, सीधा अर्थ नहीं निकलेगा, ऊंट के मुंह में जीरा, आंखों का तारा होना, है ना, ये सीधा शब्द नहीं निकलेगा। तो वे शब्द या वाक्य जिसका सीधा शाब्दिक अर्थ न होकर प्रयोजनवश दूसरा अर्थ निकलता हो, वहां लक्षणा शब्द शक्ति होती है। इसमें मुहावरे हैं, लोकोक्तियां है, कहावत, इसके उदाहरण ये सारे इसके अंतर्गत आएंगे। ठीक है ना, जैसे शिवाजी महाराज शेर थे, तो क्या शिवाजी महाराज शेर थे क्या? नहीं, शेर नहीं थे, उनके जैसे लक्षण थे, शेर जैसे लक्षण थे।
ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा लक्षणा। तो अभिधा और लक्षणा ये अच्छे से कर लो आप लोग, है ना। शब्द गुण को परिभाषित करते हुए इसके प्रकार लिखिए। अच्छा नाम है इस पर शब्द में गुण होना, जैसे व्यक्ति में गुण होते हैं ना, दो गुण और अवगुण, तो ऐसे शब्द में गुण होते हैं भैया। तो कौन से? शब्द गुण से तात्पर्य किसी काव्य में प्रयुक्त तो होने वाले उन शब्दों से जो हमें रस का अनुभव कराते हैं। भाई कवि कैसे शब्दों को लेगा जिनमें गुण है, अवगुण वाले शब्दों को थोड़ी लेगा कि कुछ भी अनसन शब्द ले लिया, है ना। तो क्या होगा? शब्द गुण से तात्पर्य किसी काव्य में प्रयुक्त होने वाले, किसी कविता में प्रयुक्त होने वाले उन शब्दों से हैं जो हमें रस का अनुभव कराते हैं। कि कविता के अंदर जब हम कविता पढ़ते हैं तो बड़ा आनंद आता है पढ़ने में, तो वो क्या करा रहे हैं? अपने को रस का अनुभव करा रहे हैं। तो शब्द गुण से तात्पर्य किसी काव्य में प्रयुक्त होने वाले उन शब्दों से जो हमें रस का अनुभव कराते हैं। ये शब्द काव्य की शोभा बढ़ाने में सहायक है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, तो ये क्या कर रहे हैं? ये काव्य की शोभा बढ़ा रहे हैं, है ना। काव्य की शोभा बढ़ाने में सहायक होते हैं। शब्द गुण 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? माधुर्य गुण, ओज गुण, प्रसाद गुण। माधुर्य गुण क्या होता है? तो जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से, जिस कविता को पढ़ने या सुनने पर मन आनंदित हो जाए, बड़ा आनंदित हो जाए, मजे आ जाए, आनंदित हो जाए, और कानों को मधुर प्रतीत हो, कानों को बड़ा अच्छा लगे सुनना, कि यार वो सुनाते जाओ मधुर लगे, वह रचना माधुर्य गुण से परिपूर्ण होती है। माधुर्य गुण श्रृंगार, करुण एवं शांत रस में पाया जाता है। मैं फिर एक बार रिपीट कर दूं, माधुर्य गुण को क्या? जिस काव्य को पढ़ने पर, सुनने पर मन कैसा हो जाए? आनंदित हो जाए, कानों को अच्छा लगे, मधुर प्रतीत हो, वह रचना माधुर्य गुण से परिपूर्ण होती है ना। किस में पाया जाता है माधुर्य गुण? श्रृंगार रस, करुण रस और शांत रस में पाया जाता है। अब इसका उदाहरण चाहो ना आप तो इसका भी लिख सकते हैं, श्रृंगार रस का, है ना, या करुण रस का, शांत रस का, जो ऊपर हमने किए रस में, तो चाहो तो आप वो भी कर सकते हो। और अगर ये याद होता तो ये कर लो, बसो मेरे नैनन नैनन लाल, मोहनी मूरत सांवरे सूरत नैना बने विशाल, या फिर उसके भी कर सकते हैं आप, है ना। इसके अपने जो इसमें है ना करुण रस, शांत रस या श्रृंगार रस का भी इसमें उदाहरण यहाँ पे लिख सकते हैं अगर ये आता है तो। माधुर्य गुण। ओज गुण क्या है? जिस काव्य को पढ़ने या सुनने पर हृदय में उत्तेजना जागृत हो जाए, उसमें आनंदित हो रहे थे इसमें उत्तेजित हो जाए, है ना, बिल्कुल एकदम उत्तेजित हो जाए। तो जिस काव्य को पढ़ने या सुनने पर हृदय में उत्तेजना जागृत हो जाए, वह रचना ओज गुण से परिपूर्ण होती है। उत्तेजित हो जाए बिल्कुल एकदम, है ना, गुस्सा मतलब जैसे। ओज गुण रौद्र, वीर और विभत्स रस में पाया जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ उदाहरण सरल है जो हमने ऊपर भी किया है, बूंदेले अरबलों की मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो ये कौन सा हो जाएगा? ओज गुण। जिस काव्य को पढ़ने या सुनने पर हृदय में उत्तेजना जागृत हो जाए, वो हमारा क्या हो जाएगा? ओज गुण से परिपूर्ण होती है। जिस काव्य को पढ़ने या सुनने पर हृदय में उत्तेजना जागृत हो जाए, वह रचना ओज गुण से परिपूर्ण होती है। इसमें वीर और, है ना, वीर, रौद्र और विभत्स रस में पाया जाता है। भैया प्रसाद गुण। अब प्रसाद गुण क्या है? जिस काव्य को पढ़ने या सुनने पर हृदय प्रभावित हो जाए, बुद्धि निर्मल बन जाए, उसमें पहले में क्या? आनंदित, दूसरे में क्या? उत्तेजना हो जाए, और इसमें क्या? निर्मल बन जाए बुद्धि हमारी। तो जिस काव्य को पढ़ने या सुनने पर हृदय प्रभावित हो जाए, हमारा हृदय बदल जाए, है ना, रास्ता बदल दे हम, तो हृदय परिवर्तित हो जाए, बुद्धि निर्मल बन जाए, मन खिल उठे, वह रचना प्रसाद गुण से परिपूर्ण होती है। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, ये इसका उदाहरण हो जाएगा। बिंब से आप क्या समझते हैं? इसके मूलभूत तत्व लिखिए। बिंब मतलब सीधा सा कल्पना करना। जैसे कवि कल्पना, देखो कवि कविताएं लिखता है, तो कवि क्या करता है? कविता लिखने के लिए पहले विचार करता है, वो कल्पनाएं करता है, सागरों की, महासागरों की, पर्वतों की, झरनों की, नदियों की, पेड़ों की, जंगलों की, कई सारी कल्पनाएं करता है। और कल्पना करने के बाद फिर वो क्या करता है? कविता लिखता है। तो वो जो कल्पना करता है ना, वही बिंब है। बिंब का शब्द है ना, बिंब शब्द अंग्रेजी के इमेज का हिंदी रूपांतरण है। इमेज हम बनाते हैं, इमेज क्रिएट करते हैं। इसका अर्थ है मूर्त रूप प्रदान करना, कि कल्पनाएं करना और फिर उसको मूर्त रूप प्रदान करना, वास्तविकता में उसको लिखना। काव्य में कार्य के मूर्तिकरण के लिए सटीक बिंब योजना है। भाई काव्य में कविता लिखने के लिए कार्य करना पड़ता है, तो कार्य कैसे करेंगे? सटीक बिंब योजना है कि कल्पनाएं करो और फिर लिखो। काव्य में बिंब को वह शब्द चित्र माना है जो कल्पना द्वारा इंद्रिय अनुभव के आधार पर निर्मित होती है। अब इसमें बहुत ज्यादा अगर याद नहीं कर पाओ तो इतना कर लो, बिंब शब्द अंग्रेजी के इमेज हिंदी का रूपांतरण है।
बिंब क्या है? अंग्रेजी के इमेज का हिंदी रूपांतरण है, इतना कर लो। फिर अर्थ है ना, रूपांतरण है, इसका अर्थ है मूर्त रूप प्रदान करना, ठीक है ना। काव्य में कार्य के मूर्तिकरण के लिए सटीक बिंब योजना होती है। चाहो तो इतना भी कर सकते हैं जिनको याद करने में दिक्कत है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया हमारा बिंब, बिंब मतलब इमेज, कल्पना करके लिखना। चलिए अगला टॉपिक है भाषा बोध का हमारा, है ना, क्षेत्रीय शब्द। देखो नाम से स्पष्ट है, क्षेत्र के शब्द, जैसे मालवा के शब्द अलग है, निमाड़ के शब्द अलग है, बुंदेलखंड के शब्द अलग है। हम यहाँ झाड़ू कहते हैं, मालवा में हो सकता और कुछ कहे, है ना, निमाड़ में और कुछ कहे उसको, बुंदेलखंड में और कुछ कहे उसको, थाली कटोरी, ये सब क्या है? क्षेत्रीय शब्द है। ऐसे शब्द जो किसी क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्षेत्रीय शब्द कहलाते हैं। जैसे झोला, झाड़ू, कटोरी, थाली आदि, ये हमारे क्या हो जाएंगे? क्षेत्रीय शब्द। तकनीकी शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। तकनीकी शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी विशेष विषय, है ना, किसी विशेष विषय की चर्चा के लिए उपयोग किए जाते हैं, उन्हें तकनीकी शब्द कहा जाता है। इन्हें पारिभाषिक शब्द भी कहा जाता है, ये याद रखना ऑब्जेक्टिव के लिए। तकनीकी शब्द को पारिभाषिक शब्द भी कहा जाता है। तो तकनीकी शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी विशेष विषय की चर्चा के लिए उपयोग किए जाते हैं, इन्हें पारिभाषिक शब्द भी कहा जाता है। जैसे भौतिक विज्ञान में तकनीकी शब्द कौन से हो गए? गुरुत्वाकर्षण है, वेग है, त्वरण है आदि, ये क्या हो गए? तकनीकी शब्द। निपात शब्द किसे कहते हैं? निपात शब्द देखना, निपात शब्द किसे कहते हैं? स्पष्ट कीजिए। निपात शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी काव्य में जुड़कर उस वाक्य के अर्थ में विशेष बल देते हैं। देखो निपात शब्द मतलब ऐसा शब्द जो उस वाक्य को जोड़ देता है। जैसे तुम्हें जाना है, तुम्हें ही जाना है, तो ये ही क्या हो रहा है? जोड़ दे रहा है ना। मुझे करना है, मुझे भी करना है, तो ये भी क्या हो गया? ये जोड़ दे रहा है उसमें, ठीक है ना। तो निपात शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी वाक्य में जुड़कर उस वाक्य के अर्थ में विशेष बल देते हैं। जैसे राम पढ़ रहा है, ये ऐसा होना चाहिए, पर राम केवल पढ़ रहा है, तो केवल क्या जोड़ दे रहा है। तुम्हें जाना है, वाक्य ये है, लेकिन तुम्हें ही जाना है, ही क्या कह रहा है? जोड़ दे रहा है। उसे देखा नहीं, देखा तक नहीं, तो तक क्या है? जोड़ दे रहा है। जोड़ देने वाले शब्द हमारे क्या कहलाएंगे? निपात शब्द कहलाएंगे। चलिए अगला टॉपिक है वाक्य परिचय, प्रकार, अर्थ एवं रचना के आधार पर। अब देखो वाक्य से क्या समझ में आता है? वाक्य पढ़ने पर ही समझ आ रहा है। वाक्य मतलब क्या? तो वाक्य किससे बनता है? शब्दों से। तो सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो। भाई शब्द को तो इधर उधर आप घुमा दो, आगे पीछे ऊपर नीचे जमा दो, तो फिर उसका कोई अर्थ निकला है क्या? नहीं। सार्थक शब्दों का, सार्थक और निरर्थक दो शब्द होते हैं। जैसे चाय वाय, चाय का क्या है? सार्थक, वाय क्या है? निरर्थक। तो सार्थक शब्दों का ऐसा समूह, है ना, ऐसा समूह जिसका कोई व्यवस्थित अर्थ निकलता हो, वाक्य कहलाता है। वह पढ़ाई कर रहा है, वह घर पर है आदि। तो सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जो जिसका कोई अर्थ निकलता हो, वो वाक्य कहलाता है। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? ये ऑब्जेक्टिव में आता है भैया। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य क्या है? ऐसा वाक्य जिसमें एक ही संज्ञा और क्रिया का प्रयोग किया जाता है, वो सरल वाक्य कहलाता है। जिसमें एक ही संज्ञा हो, एक ही नाउन हो और एक ही वर्ब हो, वो क्या कहलाता है? सरल वाक्य। वह पढ़ाई कर रहा है ना, ये क्या हो गया हमारा? सरल वाक्य। मिश्रित वाक्य क्या है? जब मूल वाक्य में एक या एक से अधिक और वाक्य मिल जाते हैं, एक वाक्य के अंदर और कई सारे विक्स हो जाते हैं, है ना, जैसे कंपाउंड सेंटेंस हम कहते हैं, तब उसे मिश्रित वाक्य कहा जाता है। वह कौन सा मनुष्य जो महात्मा गांधी को नहीं जानता है? मिश्रित हो गया हमारा। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? जब कई सरल और मिश्रित वाक्य का समूह मिलकर किसी एक वाक्य का निर्माण करते हैं, जिसमें सरल भी होते हैं, मिश्रित वाक्य भी होते हैं, ये क्या कहलाते हैं? संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। ठीक है ना। वह पहुंचा ही नहीं था कि उसे कई सारे प्रश्न पूछ लिए गए जो वह नहीं बता पाया। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो केवल इतना याद कर लो, क्योंकि इससे वो नहीं आएंगे कि सारे अर्थ के आधार पर कितने होंगे। 8 प्रकार के होते हैं, बस इतना याद कर लो ऑब्जेक्टिव के लिए। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। चलो भैया
इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगला, है ना, इसमें से क्वेश्चन आते हैं, हालांकि आता तो ऊपर वाले में से भी है। सारे क्वेश्चन जो अपन कर रहे हैं वो सारे आईएमपी क्वेश्चन के सीरीज ही कर रहे हैं, जितने भी आईएमपी क्वेश्चन इस साल के लिए बन सकते हैं वही क्वेश्चन हम कर रहे हैं। मुहावरे लोकोक्ति, मुहावरा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। देखना, मुहावरा अरबी के प्रमुख शब्द मुहावर से मिलकर बना है। किससे बना है, अरबी के प्रमुख शब्द मुहावर से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है बातचीत या अभ्यास, या फिर दूसरे शब्दों में कह दो, इसको ये याद नहीं हो रहा तो जो वाक्यांश साधारण अर्थ से परे, जैसे ऊंट के मुंह में जीरा, आंखों का तारा, ये क्या है, साधारण अर्थ से परे है ये। तो जो वाक्यांश साधारण अर्थ से परे किसी विशिष्ट अर्थ को व्यक्त करता है, किसी विशेष अर्थ को बताता है, उसे मुहावरा कहा जाता है। जैसे आंखों का तारा होना, 9 2 11 होना, ऊंट के मुंह में जीरा, है ना, ये सारे क्या है, मुहावरे। तो क्या याद करोगे मुहावरे की परिभाषा, ये अरबी का है ना, अरबी के प्रमुख शब्द मुहावर से मिलकर बना है, इसका अर्थ जो है वो बातचीत या अभ्यास। लोकोक्ति किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो लोकोक्ति का अर्थ होता है लोक में प्रचलित उक्ति, उक्ति मतलब कथन, उक्ति मतलब कथन। तो लोकोक्ति का अर्थ होता है लोक में प्रचलित उक्ति या कथन, अर्थात किसी विशेष स्थान पर प्रसिद्ध हो जाने वाले वाक्य को लोकोक्ति या कहावत कहा जाता है। लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं, कहावत कहा जाता है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अकल बढ़िया भेस, ये क्या है, लोकोक्ति, ये लोकोक्ति है। तो लोकोक्ति का अर्थ लोक में प्रचलित उक्ति या कथन, अर्थात किसी विशेष स्थान पर प्रसिद्ध हो जाने वाले वाक्य को लोकोक्ति कहा जाता है। लोकोक्ति के 1-2 उदाहरण लिख दो, कौन से, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अकल बढ़िया भेस, ये लोकोक्ति के उदाहरण हो गए हमारे। अब मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर स्पष्ट करो। अब आपने अगर अंतर कर लिया तो इसके द्वारा भी आप लोकोक्ति और मुहावरे की परिभाषा लिख सकते हैं, क्योंकि जो आप अंतर कर रहे हो, मुहावरे के लिए जो लिखोगे वो उसकी परिभाषा एक तरह से, और लोकोक्ति के लिए जो लिखोगे वो लोकोक्ति की परिभाषा है। तो आपको क्या करना है, एग्जाम में आपको ऐसा है ना, लाइन खींच के इस प्रकार से करना, भी याद ऐसे कर लो, पर इसको ऐसे वहां पे करना है, एक साइड मुहावरे, एक साइड लोकोक्ति। चलो पढ़ते भैया, मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर। मुहावरे और लोकोक्ति में निम्नलिखित अंतर है क्या, मुहावरा एक वाक्यांश होता है जबकि लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है। मुहावरा एक वाक्य का एक अंश होता है, छोटा सा, जैसे ऊंट के मुंह में जीरा, तो एक छोटा सा टुकड़ा हो गया है। तो मुहावरा क्या है, एक वाक्यांश है, जबकि लोकोक्ति पूर्ण वाक्य है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये पूर्ण एक पूरा वाक्य हो गया, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो एक वाक्यांश है और ये पूर्ण वाक्य होती है। मुहावरे का स्वतंत्र प्रयोग संभव नहीं, मुहावरे का स्वतंत्र प्रयोग नहीं कर सकते कि मैंने कहा कि यार ऊंट के मुंह में जीरा और सामने वाला पहचान गया, अच्छा ठीक है मैं समझ गया, नहीं समझा, वो ऊंट के मुंह में जीरा समझा ही नहीं, तो मुहावरे का स्वतंत्र प्रयोग नहीं, जबकि लोकोक्ति का स्वतंत्र प्रयोग संभव है। लोकोक्ति जब कहेंगे तो सामने वाला कहीं ना कहीं उसका अर्थ समझ जाएगा, जैसे नाच न जाने आंगन टेढ़ा, वो समझ जाएगा नाचना नहीं आ रहा इसलिए आंगन टेढ़ा लग रहा है, ठीक है ना। तो मुहावरे का स्वतंत्र प्रयोग संभव नहीं, जबकि लोकोक्ति का स्वतंत्र प्रयोग संभव है। ये दूसरा एक्चुअली है ना। मुहावरे का क्षेत्र सीमित होता है, जबकि लोकोक्ति का क्षेत्र कैसा होता है, व्यापक। मुहावरे में बिना वाक्य के प्रयोग से इसका अर्थ प्रकट नहीं होता, मुहावरे में वाक्य में प्रयोग करना पड़ता है ना, आंखों का तारा होना, है ना, इसका प्रयोग करना पड़ेगा तभी सामने वाले को समझ में आएगा, जबकि लोकोक्ति का प्रयोग बिना वाक्य के भी संभव है। तो ये चारों पॉइंट इसमें करना है, ठीक है ना, ये चारों पॉइंट अंतर इसमें। अगर मुहावरा और लोकोक्ति आईएमपी है, कई बार पहले आया है पिछले सालों में, तो मुहावरा वाक्यांश होता है जबकि लोकोक्ति आती है पूर्ण वाक्य होती है। मुहावरे का स्वतंत्र प्रयोग संभव नहीं, जबकि लोकोक्ति का स्वतंत्र प्रयोग संभव है। और मुहावरे का क्षेत्र कैसा है, सीमित है, और लोकोक्ति का कैसा है, व्यापक है। मुहावरे में बिना वाक्य के प्रयोग के इसका अर्थ नहीं प्रकट होता है, जबकि लोकोक्ति का प्रयोग बिना वाक्य के भी संभव है। चलिए अगला है टॉपिक हमारा नया, राज्य भाषा और राष्ट्र भाषा। राष्ट्र भाषा किसे कहते हैं भाई, राष्ट्र की भाषा, सीधा सा है ना, नाम से स्पष्ट है। कई सारे क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिसके अंदर ही आंसर छुपा हुआ है। राष्ट्र की भाषा, किसी भी देश या राष्ट्र द्वारा किसी भाषा को जब अपने किसी राष्ट्र कार्य के लिए भाषा घोषित किया जाता है या अपनाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, राष्ट्र भाषा कहा जाता है। बस नाम से स्पष्ट है, किसी भी देश या राष्ट्र के द्वारा किसी भाषा को अपने किसी राष्ट्र कार्य के लिए, है ना,
भाषा घोषित किया जाता है तो उसे या अपनाया जाता है तो उसे क्या कहेंगे, राष्ट्रभाषा कहेंगे। अर्थात या फिर दूसरे शब्दों में जब कोई देश किसी भाषा को अपनी राष्ट्रभाषा घोषित करता है, अर्थात यदि है ना भाषा घोषित करता है तो उसे ही राष्ट्रभाषा के रूप में कहा जाता है। तो राष्ट्रभाषा क्या, राष्ट्र के कामकाज की भाषा, सीधा सा राष्ट्र में है ना, राष्ट्र के द्वारा या किसी भी देश या राष्ट्र के द्वारा भाषा को जब अपने किसी राष्ट्र कार्य के लिए घोषित किया जाता है कि सारे राष्ट्रीय कार्य इसी भाषा में होंगे तो वो क्या कहलाएगी, राष्ट्रभाषा कहलाएगी। और राज्य भाषा क्या है, राज्य मतलब अलग अलग राज्यों की भाषा होती है कि भाई जब हम बैंक में जाते हैं, नगर निगम में जाते हैं तो एक फॉर्म मिलता है ना, तो जैसे मान लीजिए हिंदी में भी रहता है, इंग्लिश में भी रहता है। तो राज्य भाषा क्या, जो सबसे ज्यादा लोग उस राज्य में जो ज्यादा लोग बोलते हैं वो उसकी राज्य भाषा होती है, जैसे हमारे यहाँ की हिंदी है। तो राज्य भाषा किसे कहते हैं, किसी प्रदेश की राज्य सरकार के द्वारा उस राज्य के अंतर्गत प्रशासनिक कार्यों को संपन्न करने के लिए जिस भाषा का उपयोग किया जाता है उसे राज्य भाषा कहते हैं। भाई किसी भी प्रदेश की राज्य सरकार के द्वारा, अलग अलग राज्य सरकार, अलग अलग राज्य की अलग अलग राज्य सरकारें हैं, तो राज्य सरकार क्या करती है कि भाई प्रशासनिक कार्य जितने भी हो गए, बैंक के हैं, नगर निगम के हैं, स्कूल के हैं, तो उसमें वो भाषा का उपयोग किया जाएगा। तो किसी भी प्रदेश की राज्य सरकार के द्वारा उस राज्य के अंतर्गत प्रशासनिक कार्यों को संपन्न करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे राज्य भाषा कहा जाता है। यह भाषा संपूर्ण प्रदेश के अधिकांश जन समुदाय में बोली जाती है। भाई कोई भी अगर राज्य है उसमें सबसे ज्यादा लोग जो भाषा बोलेंगे वही उसकी राज्य भाषा होगी, क्योंकि ज्यादा लोग समझ पाएंगे उसको, ठीक है ना, समझी। और तो ये क्या हो जाए, यह भाषा संपूर्ण प्रदेश के अधिकांश जन समुदाय द्वारा बोली और समझी जाती है। इसका अर्थ भी है ना, अंतर भी याद कर लेना राज्य भाषा और राष्ट्रभाषा का। अगर अंतर याद कर लोगे तो फिर परिभाषा में वही लिख दो जो हमें राज्य भाषा में जो लिखेंगे वो परिभाषा एक तरह से, राष्ट्रभाषा में जो लिखेंगे वो भी इसकी परिभाषा है। क्या अंतर है, तो राज्य भाषा प्रशासन की भाषा होती है जबकि राष्ट्रभाषा जनता की होती है। राष्ट्रभाषा जनता की और ये प्रशासन की। इसकी शब्दावली सीमित है, किसकी, राज्य भाषा की, तथा यह नियमों में बंधी होती है। भाई राज्य भाषा है ना तो सीमित होगी शब्दावली उसकी, जबकि राष्ट्रभाषा की शब्दावली विस्तृत होती है तथा यह स्वतंत्र और मुक्त होती है, क्योंकि वो तो राष्ट्रभाषा है, पूरे नेशन में, पूरे राष्ट्र में उपयोग की जाती है। राजभाषा या राज्य भाषा, कंफ्यूज मत होना, राजभाषा या राज्य भाषा। तो राजभाषा के प्रयोग का क्षेत्र सीमित है, भाई राज्य में ही तो बोली जाती है, तो क्षेत्र कैसा है, सीमित है। जबकि राष्ट्रभाषा का प्रयोग का क्षेत्र कैसा है, व्यापक है, क्योंकि कई सारे लोग बोलते हैं, पूरे देश में बोलते हैं। राजभाषा प्रत्येक क्षेत्र की अलग अलग भाषा होती है, राज्य भाषा प्रत्येक क्षेत्र की अलग अलग होती है ना, जबकि राष्ट्रभाषा सभी के लिए एक ही होती है। राज्य भाषा शासकीय कामकाज की भाषा होती है, जबकि राष्ट्रभाषा संविधान द्वारा स्वीकृत पूरे राष्ट्र की भाषा होती है। तो इसमें 4 पॉइंट कर लेना अच्छे से, ठीक है ना, और लिखना इसको ऐसे ही, एक तरफ राज्य भाषा एक तरफ राष्ट्रभाषा, इसके 4 पॉइंट लिख दो, इसके 4 पॉइंट लिख दो। चलिए, तत्सम एवं तद्भव शब्द किसे कहते हैं, लिखिए। देखो तद्भव तत्सम, ध्यान समझना। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से आते हैं, संस्कृत से आते हैं। कहां से आते हैं भैया, संस्कृत से। इनका उपयोग हिंदी में इसी रूप में किया जाता है जैसा कि संस्कृत में। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे शब्द जो संस्कृत से आते हैं और हिंदी में भी उसी रूप में प्रयोग होते हैं, कोई परिवर्तन नहीं करना, जैसा संस्कृत में थे ऐसा ही उनको हिंदी में भी बोलते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे हमारे, तत्सम। तो देखो इसको ट्रिक में बताता हूं, तत्सम मतलब क्या, तो देखो तत्सम में क्या छुपा हुआ है, सम। तत्सम में क्या छुपा है, सम। सम मतलब समान, जैसा संस्कृत में ना ऐसा ही हिंदी में, तो जैसे संस्कृत से आते हैं ऐसे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, वो तत्सम शब्द। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से आते हैं, है ना, संस्कृत से आते, इनका उपयोग हिंदी में इसी रूप में किया जाता है जैसा कि संस्कृत में, जैसे पुस्तक, अग्नि, वर्षा आदि। जैसा संस्कृत में बोलते हैं ऐसे हिंदी में बोल देते हैं इनको हम। तो अब बचा क्या, तद्भव। तो तद्भव क्या, तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्दों का उच्चारण सरल बनाकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आग, अग्नि बोलते ना, तो अग्नि को क्या बोल दिया, आग। भाई को क्या बोलते हैं, महाभारत जिसने देखा होगा उसको भ्राता, है ना, शकुनी भ्राता। तो भैया भ्राता को क्या बोल दिया, भाई। क्या करा, संस्कृत के शब्दों को सरल बनाकर हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तद्भव। तो आग, भाई, पिता आदि, ये क्या कहलाएंगे हमारे तद्भव शब्द। भाव पल्लवन किसे कहते हैं, अच्छा नाम से थोड़ा स्पष्ट हो रहा है, भाव।
अब ये भाव क्या है एक्चुअली, भाव 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 हमारे फीलिंग है ना, हमारी फीलिंग को पल्लवित करना, हमारी फीलिंग को बताना किसी टॉपिक पर। जैसे मैंने कह दिया कि अच्छा बताओ दूर के ढोल सुहावने होते, इस पर अपने भाव पल्लवित करो, तो फिर मैं लिखने बैठूंगा कि अच्छा दूर के ढोल सुहावने होते, इसके ऊपर मैं लिखूंगा कि भैया जो दूर की चीजें हम सोचते हैं वो हमें बड़ी सुहावनी लगती है। कि मान लिया जाए कि कल रविवार आने वाला है तो हमको बड़ा अच्छा लगता है कि यार सारे काम निपटा लूंगा, कल तो रविवार को सारा पढ़ लूंगा, मैं जितना भी पढ़ना है सब पढ़ लूंगा, वो दूर के ढोल सुहावने। लेकिन जैसे ही रविवार आता है, संडे आता है, वो ऐसे निकलता है कि है ना कुछ नहीं कर पाते उस दिन। तो ये क्या हो गया, दूर के ढोल सुहावने पे हमने भाव पल्लवन करना, मतलब उन चीजों को लिखना कि हम धरातल पर जब पहुंचते हैं तब हमें उसकी वास्तविकता का अनुभव होता है। तो हमारे भाव को पल्लवित करना, भाव पल्लवन किसे कहते हैं, किसी मूल कथन को, किसको भैया, मूल कथन को विस्तार से लिखना या समझाना भाव पल्लवन कहलाता है। किसी मूल कथन को विस्तार से लिखना या समझाना भाव पल्लवन कहलाता है। अर्थात भाव विस्तार को ही भाव पल्लवन कहते हैं। एक ही बात कह दो, भाव पल्लवन कह दो या भाव विस्तार, विस्तार मतलब उसका विस्तार करना, बढ़ाना। किसी भावपूर्ण वाक्य, कथन, वाक्यांश अथवा लोकोक्ति को विस्तार से लिखने की कला ही, किसी कथन को विस्तार से लिखने की कला ही भाव है ना भाव पल्लवन कहलाती है। जैसे दूर के ढोल सुहावने होते हैं, संतोषी परम सुख है, इस पे भाव पल्लवित कर सकते हैं। भाव पल्लवन या भाव विस्तार लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो भाव पल्लवन लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। भाव पल्लवन की भाषा सरल होनी चाहिए। मान लो मैं लिख रहा हूं दूर के ढोल सुहावने होते हैं, तो सरल भाषा में लिखूं। इसमें उदाहरण और आंखों देखी घटना का प्रयोग करना चाहिए, उदाहरण का उपयोग करना चाहिए कि मेरे साथ ये हुआ था, है ना, और जो हमने घटनाएं देखी उसका उपयोग करना चाहिए। विचारों को बहुत ही सोच समझ कर लिखना चाहिए। हम जो जो भी लिखते हैं उसके अंदर वो विचार बड़े सोच समझ के लिखना चाहिए कि ये उसी से रिलेटेड है या नहीं। भाव विस्तार विषय से संबंधित होना चाहिए कि मालूम पड़े हम दूर के ढोल सुहावने लग रहे और कुछ लिख रहे उसमें, है ना, तो उससे विषय से संबंधित होना चाहिए। भाव पल्लवन करते समय है ना क्रमबद्धता होना चाहिए। भाव पल्लवन करते समय क्रमबद्धता होना चाहिए, मतलब क्रम से लिखना चाहिए कि हमें यहाँ से भोपाल जाना है तो मालूम पड़े कि हम यहाँ क्रमबद्ध में लिखेंगे, देवास से सीहोर है, ये मालूम पड़े कि सीहोर के बाद फिर देवास जाए, है ना, तो क्या करना है, क्रमबद्धता होना चाहिए। भाव पल्लवन में क्रमबद्धता होना चाहिए कि एक के बाद एक ऐसी घटनाएं लिखें जो उसके बाद ही हो, ऐसी क्रमबद्धता। देखो संक्षेपण के नाम से स्पष्ट है, संक्षेप में लिखना। मैंने आपको जैसे कहा ना कि कई बार क्वेश्चन के अंदर ही उसका आंसर छुपा हुआ है। संक्षेपण किसे कहते हैं, संक्षेप में लिखने की कला को संक्षेपण कहते हैं। संक्षेप का सामान्य अर्थ है संक्षेप में कहना, अर्थात किसी विस्तृत लेखन को, विस्तृत मतलब बड़ा लेखन, बड़े लेखन से अनावश्यक बातों को हटाकर, भाई समरी लिखते 3 पेज की अगर समरी है तो 1 पेज में ला देते, तो क्या करते हैं उसमें अनावश्यक बातों को हटा देते हैं, है ना, लगभग 1/3 शब्दों में उसकी आवश्यक बातों को व्यक्त कर देना ही संक्षेपण कहलाती है। तो संक्षेपण का सामान्य अर्थ है संक्षेप में कहना, अर्थात किसी विस्तृत लेखन से अनावश्यक बातों को हटाकर लगभग 1/3 शब्दों में उसकी आवश्यक बातों को व्यक्त कर देना ही संक्षेपण कहलाता है। विज्ञापन किसे कहते हैं, आधुनिक युग में विज्ञापन का क्या महत्व है, नाम से स्पष्ट है, एडवर्टाइजमेंट। विज्ञापन क्या है, तो विज्ञापन 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से, वी प्लस ज्ञापन, ठीक है ना। वी का अर्थ होता है विशेष और ज्ञापन का अर्थ होता है जानकारी, अर्थात विज्ञापन का अर्थ होता है किसी वस्तु के बारे में जानकारी देना। आधुनिक है ना, आधुनिक युग में विज्ञापन का महत्व है, क्यों है, उत्पादों आदि के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए विज्ञापन का उपयोग किया जाता है। मन से लिखना है ना, समझना है, मन से लिखना है। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको एक बार पढ़ लो और फिर अपने मन से लिखो कि विज्ञापन क्या है, इसमें रटने की जरूरत नहीं। संवाद किसे कहते हैं, अब बताओ संवाद भी क्या है, इसको भी कोई रटने की जरूरत है, याद करने की जरूरत। संवाद मतलब जो बातचीत करते हैं, बातचीत क्या है? क्या है बातचीत? लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, भाई 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाले संभाषण या बातचीत को संवाद कहा जाता है। पर 2 व्यक्ति तो चाहिए इसमें, एक व्यक्ति संवाद नहीं कर सकता, है ना, 2 व्यक्ति तो चाहिए, 2 व्यक्ति मिलके या 2 से ज्यादा व्यक्ति संवाद करेंगे आपस में। तो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाले बातचीत को या संभाषण को संवाद कहा जाता है। आपस में बातचीत करते वही संवाद है। संवाद जितना ज्यादा सरल स्वाभाविक होगा उतना ही उसे अच्छा माना जाएगा। व्यक्ति संवाद के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करता है, अपने बातचीत के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करता है। अब संवाद लिखते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें, तो पात्रों की बातचीत सरल और संक्षिप्त होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपको कह दिया कि एक काम करो
क्रिकेट के ऊपर दो मित्रों के संवाद लिखो, तो फिर उनकी बातचीत सरल लिखना है और मन से लिखना है कि भाई क्या कर रहा है घर पर, चलो आज क्रिकेट खेलते हैं, तो एक काम कर ग्राउंड पे आ जा, मैं भी वहां पहुंच रहा हूं, ऐसे लिखना है ए और बी बना के। पात्रों की बातचीत सरल और संक्षिप्त होना चाहिए। पात्रों के संवाद, है ना, पात्रों के जो संवाद मतलब बातें उनकी, पात्रों के संवाद में अशुद्धियां नहीं होना चाहिए, भाई शुद्ध रूप से बोले वो जो भी बोले। पात्र मतलब समझ रहे हो ना, पात्र मतलब कैरेक्टर्स, है ना, पात्र मतलब जो व्यक्ति उसमें है इंक्लूड। पात्रों की बातचीत के अंत में एक निश्चित परिणाम निकलना चाहिए कि वो जो जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं उसका आखिरी में एक निष्कर्ष भी निकलना चाहिए कि ये हुआ, है ना। यदि संभव हो तो पात्रों की बातचीत में मुहावरे का भी प्रयोग होना चाहिए, अगर मुहावरे याद है तो मुहावरे भी उसमें डाल सकते हैं। और पात्रों की भाषा बोलचाल की भाषा होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया हमारा, संवाद लिखते समय इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। क्रिकेट लिखने के ऊपर दो मित्रों का संवाद लिखो, तो एक्चुअली ये पढ़ लो आप लोग, ये तो रोज करते ये वाला संवाद। तो चलिए अगला क्वेश्चन है अभिव्यक्ति और माध्यम। इससे कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं ना, ये एक तरह का सहायक वचन है, ठीक है ना। अभिव्यक्ति और माध्यम, अब इसके आईएमपी जितने भी क्वेश्चन बन सकते इस साल के लिए, है ना, वो सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। और डिटेल में पूरा अगर और भी ज्यादा क्वेश्चन चाहिए तो पीडीएफ में आपको ज्यादा क्वेश्चन मिल जाएंगे, पर इस साल जितने भी आईएमपी बन सकते थे वो नीचे आने वाले इसमें, ठीक है ना। देखना अभिव्यक्ति और माध्यम का पहला क्वेश्चन क्या है, जनसंचार से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख कार्य और प्रकार लिखो। अच्छा, नाम से स्पष्ट है, जनसंचार मतलब जन मतलब क्या होता है, लोग, है ना, जन मतलब लोग, तो लोगों में संचार करना, संचार करना मतलब फैलाना, किसी बात को फैलाना। तो जनसंचार से आप क्या समझते हैं, तो जब हम व्यक्तियों के समूह के साथ, कोई भी समूह हो सकता है ना, समूह मतलब समूह में ना, तो जब हम व्यक्तियों के समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद की बजाय, भाई प्रत्यक्ष संवाद की बजाय, बजाय समझ रहे हो, है ना, इसकी बजाय वो खरीदना चाहिए वो वाला। जब हम व्यक्तियों के समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद की बजाय किसी तकनीकी या यांत्रिकी माध्यम के जरिए समाज के एक विशाल वर्ग के साथ संवाद करते हैं या करने की कोशिश करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, जनसंचार कहा जाता है। अब देखो सरल शब्दों में क्या हो सकता है, जैसे व्यक्तियों से हम एक तो डायरेक्ट कई सारे व्यक्ति खड़े और उनको मैं मैसेज दे दूं सामने जाके, है ना, ये प्रत्यक्ष हो गया। अब प्रत्यक्ष की बजाय मैं रेडियो पर एक मैसेज दे दूं, टेलीविजन पर मैसेज दे दूं, तो ये क्या हो गया, तकनीकी या यांत्रिकी माध्यम के जरिए समाज के एक विशाल वर्ग के साथ संवाद किया जाए, बातचीत की जाए, है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे, संचार, जनसंचार कहेंगे। मतलब जन जन तक हमारी बात पहुंचाना, ठीक है ना। जब हम व्यक्तियों के समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद की बजाय, मतलब खुद जाकर ना कहें, सामने सामने जाकर ना कहें, इसकी बजाय तकनीकी और यांत्रिकी माध्यम से समाज के एक विशाल वर्ग के साथ हम संवाद करते हैं, एक बहुत बड़े वर्ग के साथ, एक बहुत बड़े एरिया में हम टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से हम जब पहुंचते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, जनसंचार कहा जाता है। जनसंचार के कार्य कौन कौन से, सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना और निगरानी करना कैमरे के द्वारा, है ना ये। फिर जनसंचार के प्रकार कौन कौन से, तो समाचार पत्र के माध्यम से पहुंचाना हमारी बात को, मान लो न्यूज़पेपर में एक बहुत बड़े विशाल वर्ग के साथ में संवाद कर सकता हूं, जनसंचार, तो समाचार पत्र के माध्यम से बात को पहुंचाना, रेडियो के माध्यम से बात को पहुंचाना, टेलीविजन के द्वारा पहुंचाना, सिनेमा के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, ये क्या हो गए सारे जनसंचार के प्रकार। जन में संचार हम इन माध्यमों से कर सकते हैं, मतलब जन जन तक हमारी बात इन माध्यमों से पहुंचा सकते हैं। जनसंचार माध्यम प्रिंट मीडिया किसे कहते हैं, इसके गुण और दोष लिखिए। अब जनसंचार का माध्यम प्रिंट मीडिया, अब प्रिंट मीडिया कौन सा, ये जो हमारे घर में न्यूज़पेपर आता है ये कौन सा मीडिया है, ये प्रिंट वाला मीडिया है, ठीक है ना, मतलब प्रिंट होके जो हम किताबें पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, ये सारा क्या है, प्रिंट मीडिया, जो छपा हुआ। देखो प्रिंट मीडिया मतलब क्या है कि छपा हुआ। तो जनसंचार माध्यम प्रिंट मीडिया किसे कहते हैं, इसके गुण और दोष, तो छपाई वाला संचार प्रिंट मीडिया कहलाता है, भाई छपाई वाला जिसमें छपाई होती है वो क्या कहलाता है, प्रिंट मीडिया। इसके अंतर्गत समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तक आदि आते हैं। यह जनसंचार का पुराना माध्यम है, ये जनसंचार का सबसे पुराना माध्यम, क्योंकि सबसे पहले क्या, न्यूज़पेपर, है ना, समाचार पत्र और पुस्तकें आती थी, फिर उसके बाद टेलीविजन, फिर रेडियो, फिर टेलीविजन, है ना, तो ये हमारा सबसे पुराना माध्यम है।
तो छपाई वाला संचार प्रिंट मीडिया कहलाता है। इसके अंतर्गत समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तक आती है। यह जनसंचार का पुराना माध्यम है। अब देखो प्रिंट मीडिया के गुण कौन कौन से हैं। गुण मतलब अच्छाई, कि भाई प्रिंट मीडिया की अच्छाई क्या क्या है। छपे शब्दों में, छपे है ना, छपे शब्दों में स्थायित्व होता है। भाई मान लो न्यूज़पेपर के अंदर, किताब के अंदर जो शब्द लिखे हुए हैं उसमें स्थायित्व होता है, उसको मिटा नहीं सकते, डिलीट नहीं कर सकते। तो छपे शब्दों में स्थायित्व होता है तथा इन्हें आराम से अनेक बार पढ़ सकते, कई बार पढ़ सकते। प्रिंट को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। हमारे पास कई पुरानी किताबें भी रहती है, तो प्रिंट को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। यह लिखित भाषा का विस्तार है कि लिखते जाओ इकट्ठा होता जाएगा, लिखते जाएंगे तो विस्तार है। इसमें लिखित भाषा की सभी विशेषताएं शामिल होती है। भाई लिखित भाषा की विशेषताएं जो होती है वो इसमें रहती है। तो ये क्या हो गए, इसके गुण हो गए कि भाई स्थायित्व होता है, लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं और ये लिखित भाषा का विस्तार है। और इसके दोष कौन कौन से हैं, भाई हानि कौन कौन सी है। तो प्रिंट मीडिया निरक्षरों के लिए व्यर्थ या अनुपयोगी। मान लिया जाए कि कोई निरक्षर व्यक्ति जिसको पढ़ना नहीं आता, वो रेडियो तो सुन सकता है, टीवी देख सकता है, वो तो उसके लिए फायदा है ना। लेकिन जो समाचार है, पत्र, हमारा प्रिंट मीडिया निरक्षरों के लिए क्या है, व्यर्थ या अनुपयोगी। वो व्यर्थ है उनके लिए, क्योंकि उनको पढ़ना आता ही नहीं, तो उनके लिए तो बेकार है वो सारी चीजें। इसमें गलतियां, अशुद्धियों को तुरंत दूर नहीं किया जा सकता। मान लो कि न्यूज़पेपर छप गया, अब न्यूज़पेपर छपने के बाद हमारे घर आ गया और उसमें कई सारी गलतियां, तो उसको तुरंत दूर नहीं किया जा सकता। मुद्रित माध्यम, अब ये मुद्रित से कंफ्यूज मत होना। मुद्रित मतलब वही छपा हुआ माध्यम है ना, मुद्रित मतलब छपा हुआ, प्रिंट मीडिया, इसको ऐसा कह दो। तो मुद्रित माध्यम मतलब छपा हुआ माध्यम तुरंत घटी घटनाओं को संचालित नहीं कर सकता। जैसे मान लो न्यूज़पेपर हमारा रात को 3 बजे छप गया और 4 बजे कोई घटना होती है, तो वापस नहीं छाप सकता, वो तुरंत घटनाओं को, मुद्रित माध्यम तुरंत घटी घटनाओं को संचालित नहीं कर सकते। तो ये क्या हो गए, इसके दोष हो गए, हानियां हो गई इसकी। पत्रकारीय लेखन किसे कहते हैं? अच्छा, नाम से स्पष्ट है, पत्रकारीय लेखन। तो भाई पत्रकारीय लेखन क्या है, तो अखबार या समाचार माध्यमों में कार्य करने वाले पत्रकार, भाई अखबार है, समाचार पत्र है, इसमें कई सारे जो रिपोर्टर्स काम कर रहे हैं। तो अखबार या समाचार माध्यमों में कार्य करने वाले पत्रकार अपने पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं तक सूचना पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग तरीके से सब लिखते हैं, अलग अलग प्रकार के लिखना उपयोग करते हैं, इसी को पत्रकारीय लेखन कहते हैं। तो सीधा शब्दों में क्या हो गया ये, कि अखबार या समाचार पत्रों माध्यमों में कार्य करने वाले जितने भी पत्रकार होते हैं, वो पत्रकार क्या करते हैं, अपने दर्शकों और श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए लिखने के अलग अलग माध्यमों का उपयोग करते हैं, अलग अलग रूपों का उपयोग करते हैं। इसी को हम क्या कहेंगे, पत्रकारीय लेखन कहते हैं। उल्टा पिरामिड शैली क्या है, समाचार किस शैली में लिखे जाते हैं? तो देखो उल्टा पिरामिड शैली क्या है। अब ये जैसे मान लिया जाए कि ये पिरामिड है, अब इसको उल्टा कर दो तो ये उल्टा पिरामिड हो गया। तो अब उल्टा पिरामिड में आपको बड़ा वाला हिस्सा कहां दिख रहा है, ऊपर, और छोटा वाला हिस्सा कहां दिख रहा है, नीचे। तो उल्टा पिरामिड क्या है, तो उल्टा पिरामिड में मुख्य बातें ऊपर होती है और फिर उससे कम महत्वपूर्ण बातें जो है वो नीचे होती है। जैसे न्यूज़पेपर हम पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर में सबसे ऊपर हेडिंग मेन हो जाती है हमारी, फिर उससे रिलेटेड बातें। समाचार उल्टा पिरामिड शैली में लिखे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में आता है कि समाचार किस शैली में लिखे जाते हैं, उल्टा पिरामिड शैली में लिखे जाते हैं। समाचार लेखन की वह शैली जिसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना, समाचार की वह शैली, लिखने की वह शैली जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सूचना पिरामिड के सबसे निचले हिस्से में न होकर, पिरामिड के निचले हिस्से में न होकर कहां होती है, ऊपर होती है, उल्टा पिरामिड शैली कहलाती है। और शैली कह दो, समाचार उल्टा पिरामिड शैली में लिखे जाते हैं। समाचार लेखन की वह शैली जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सूचना सबसे ऊपर होती है ना, उसे क्या कहा जाता है, उल्टा पिरामिड शैली कहा जाता है। समाचार क्या है, समाचार लेखन के ककार लिखिए, ककार मतलब एक तरह से प्रकार है। समाचार क्या है, समाचार किसी ऐसी ताजी घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है। तो सीधा सा हम क्या कह दो इसको, समाचार किसी ताजी घटना की रिपोर्ट है। तो समाचार क्या है, रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो। भाई जिसमें रुचि होती है तभी तो समाचार चल रहे हैं, तभी तो न्यूज चैनल्स चल रहे हैं, तभी तो हम पत्र है ना समाचार पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं। अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ रहा हो वो समाचार कहलाता है। तो समाचार किसी ऐसी ताजी
घटना या विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ रहा हो, वो समाचार है। समाचार लेखन के 6 प्रकार या प्रकार क्या होता है समाचार में? क्या हुआ, कहां हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसके साथ हुआ, ये क्या हो गए? इसके प्रकार हो गए समाचार के, ठीक है ना। जनसंचार माध्यम, रेडियो की विशेषता और दोष लिखो। क्लियर है? जनसंचार से क्या, जन जन तक बात को पहुंचाने वाला माध्यम, तो क्या रेडियो। तो रेडियो की क्या करना है? विशेषता, क्या क्या विशेषता है रेडियो की और उसके क्या क्या दोष भी है, अच्छाई और बुराई। देखो विशेषता मतलब अच्छाई क्या क्या है, दोष मतलब क्या क्या बुराई है उसमें रेडियो में। पहले विशेषता की बात कर ले। रेडियो एक श्रव्य माध्यम है। रेडियो की विशेषता क्या है? एक श्रव्य माध्यम। श्रव्य मतलब सुनने वाला माध्यम है। रेडियो मूलतः एक रेखीय माध्यम है, तरंगों द्वारा आता है, तो रेडियो एक रेखीय माध्यम है। रेडियो समाचार की संरचना उल्टा पिरामिड शैली में पर आधारित है। रेडियो समाचार की संरचना किस पर आधारित है? उल्टा पिरामिड शैली पर आधारित है। रेडियो पर कार्यक्रम का प्रसारण ध्वनि, स्वर और शब्दों के माध्यम से किया जाता है। तो ये सब हमने क्या लिख दी इसकी विशेषताएं, क्या कि एक श्रव्य माध्यम है, ये रेखीय माध्यम है, श्रव्य माध्यम, रेखीय माध्यम, उल्टा पिरामिड शैली पर आधारित है और इसमें जो कार्यक्रम का प्रसारण है वो किसमें? ध्वनि, स्वर और शब्दों के माध्यम से होता है, क्योंकि देख नहीं सकते, दृश्य नहीं है इसमें। अब रेडियो के दोष कौन कौन से? दोष मतलब खराबियां क्या है, बुराइयां क्या है? तो श्रोता समाचार सुनते समय इधर उधर नहीं जा सकता। अगर इधर उधर गया तो समाचार छूट जाएंगे, वापस नहीं होंगे रिपीट। तो श्रोता समाचार सुनते समय इधर उधर नहीं जा सकता। फिर रेडियो के कार्यक्रम को पीछे लौटाने की सुविधा नहीं है, उसको वापस रिवर्स नहीं कर सकते, पीछे नहीं लौटा सकते। रेडियो पर पुनः वही कार्यक्रम नहीं सुना जा सकता, वो एक बार कार्यक्रम निकल गया मतलब निकल गया, है ना, फिर नहीं आ सकता वो। रेडियो पर पत्र दिखाई नहीं देते, कि मान लो पत्र भी कोई पढ़ रहे हैं तो वो दिखाई नहीं देते, केवल सुनाई देते हैं। ये क्या हो गया इसके दोष। प्रमुख जनसंचार माध्यम कौन कौन से हैं? भाई जनसंचार, जन में बात हमारी पहुंचाना, जन जन तक बात पहुंचाना, किस किस माध्यम से हम पहुंचा सकते हैं? तो प्रिंट के द्वारा, पेपर के द्वारा, न्यूज़पेपर के द्वारा पहुंचा सकते हैं, टीवी के द्वारा पहुंचा सकते हैं, रेडियो के द्वारा पहुंचा सकते हैं, इंटरनेट के द्वारा पहुंचा सकते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए? जनसंचार माध्यम हो गए। प्रिंट अथवा मुद्रित माध्यम की विशेषता बताओ। तो प्रिंट और मुद्रित, इनमें दोनों में कंफ्यूज मत होना। मुद्रित मतलब भी छपाई वाला, प्रिंट मतलब प्रिंट, अपन सब जानते हैं प्रिंट मतलब छपा हुआ, है ना। तो प्रिंट या मुद्रित माध्यम की विशेषता लिखो। तो विशेषता क्या है? मुद्रित माध्यमों के छपे हुए शब्दों में स्थायित्व होता है। ध्यान से समझना, मुद्रित मतलब प्रिंट, है ना। मुद्रित से क्या समझोगे? प्रिंट। तो मुद्रित माध्यमों के छपे हुए शब्दों में, मतलब प्रिंट किए हुए शब्दों में स्थायित्व होता है, स्थायी होते हैं वो शब्द। इसमें लिखित भाषा का विस्तार होता है, और लिखते जाओ तो पीछे इकट्ठा होता ही जाएगा, विस्तार होता जाता है। तो इसमें स्थायित्व होता है और इसका विस्तार होता है। मुद्रित माध्यम चिंतन, विचार और विश्लेषण का माध्यम है। इसमें चिंतन कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं। इंटरनेट क्या है? इसकी कौन सी विशेषता है ना, इसकी कौन सी विशेषताएं हैं या विशेषताएं बताइए। इंटरनेट क्या है बताओ। इंटरनेट का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? महत्वपूर्ण कार्य सूचना, मनोरंजन, ज्ञान, व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक संवादों का आदान प्रदान, है ना। तो क्या करता है इंटरनेट? इंटरनेट का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? सूचना देना, और क्या है? मनोरंजन करना, और क्या है? ज्ञान देना, व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक संवादों का आदान प्रदान करना, बातों को पहुंचाना, ये काम है इंटरनेट का। विशेषता क्या है? इंटरनेट सूचनाओं का आदान प्रदान का एक अच्छा माध्यम है, कि हमारी सूचनाएं यहां से वहां पहुंच जाती है, एक अच्छा माध्यम है। रिसर्च व शोध का कार्य इंटरनेट ने आसान कर दिया, कि हम शोध करते हैं, है ना, आसान कर दिया इसने। समाचारों का संकलना या समाचारों का लिखना या सत्यापन या पुष्टिकरण आसान हो गया। समाचार लिखने के लिए आसानी से हम इंटरनेट का उपयोग करके समाचार लिख सकते हैं, ये भी एक काम हो गया। इंटरनेट औजार व माध्यम दोनों का काम करता है। एक तरह से औजार का काम भी करता है, जैसे हथौड़ा रहता है और वो कार्य करते, तो एक औजार का काम भी इंटरनेट करता है। इंटरनेट पत्रकारिता क्या है? देखो नाम से स्पष्ट है, इंटरनेट की पत्रकारिता। अब पत्रकारिता क्या, जैसे कई सारे लोग दैनिक भास्कर या जो दूसरे न्यूज़पेपर है वो कई सारे लोग ऐप से भी पढ़ लेते, मतलब इंटरनेट से पढ़ लेते, नेट के द्वारा भी पढ़ लेते। वो हार्ड कॉपी नहीं मंगवाते, वो सॉफ्ट कॉपी में ही काम चल जाता है उनका।
तो ये इंटरनेट पत्रकारिता यही तो है। इंटरनेट पर अखबारों का प्रकाशन या खबरों का आदान प्रदान ही वास्तव में इंटरनेट पत्रकारिता है। इंटरनेट पर आदान प्रदान करना खबरों का, वो क्या है? पत्रकारिता। इंटरनेट पर पत्रकारिता है। भारत में इंटरनेट पत्रिका की पहली साइट रेडिफ है और हिंदी की सर्वश्रेष्ठ साइट बीबीसी की है, ये याद रखना। रेडियो समाचार है ना, रेडियो समाचार की संरचना किस शैली में होती है तथा इसकी क्या विशेषताएं हैं? तो उल्टा पिरामिड शैली में। रेडियो समाचार की संरचना उल्टा पिरामिड शैली में होती है। यह समाचार लेखन की सबसे प्रचलित व प्रभावी लोकप्रिय शैली है। रेडियो समाचार की संरचना किस शैली में होती है? तो उल्टा पिरामिड शैली में होती है। यह समाचार लेखन की सबसे प्रचलित व प्रभावी लोकप्रिय शैली है। इस शैली में समाचार 3 भागों में बांटा जाता है, एक तो एंट्री, बॉडी और समापन। पहले एंट्री, फिर उसके जो भी कंटेंट, मेन कंटेंट रहता है वो बॉडी हो गई, फिर समापन। रेडियो समाचार की विशेषताएं क्या क्या है? तो रेडियो श्रम है ना, रेडियो समाचार की विशेषताएं, रेडियो श्रम और रेखीय माध्यम है, श्रव्य, सॉरी ये श्रव्य है, श्रव्य मतलब सुनने वाला। तो रेडियो श्रव्य और रेखीय माध्यम है, सुनने वाला और तरंगों वाला माध्यम है। इसे श्रोताओं से संचालित माध्यम माना जाता है। भाई श्रोता है तभी तो रेडियो है, तो श्रोताओं से संचालित माध्यम माना जाता है। इसकी कॉपी में कठिन शब्द या संक्षिप्त अक्षर नहीं लिखने चाहिए, ये भी इसकी विशेषता होना चाहिए कि इसमें कठिन शब्द नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन्हें पढ़ने पर जुबान लड़खड़ाने लगती है। मान लो कोई भी अगर समाचार में अगर कोई पढ़ रहा है रेडियो पे, तो उसकी जब जबान है वो लड़खड़ाने लगती है अगर ज्यादा कठिन शब्द रहे तो। एक पंक्ति में कम से कम 12 से 13 शब्द होने चाहिए। रेडियो श्रोता के लिए समय का फ्रेम आज का है, मतलब आज वो अपनी बात बताता है या न्यूज देता है। अखबारों में समाचार किस शैली में लिखे जाते हैं? तो अखबार में भी उल्टा पिरामिड शैली में। समाचार रेडियो पे हो, समाचार पत्र में हो, है ना, सब में जो है वो उल्टा पिरामिड शैली में ही लिखे जाते हैं। तो अखबारों में समाचार उल्टा पिरामिड शैली में लिखे जाते हैं, जो हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसमें। इसमें घटना, समस्या या विचार के महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना या जानकारी को सबसे पहले पैराग्राफ में लिखा जाता है। यह समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय उपयोगी व बुनियादी शैली है। तो अखबारों में समाचार उल्टा पिरामिड शैली में लिखे जाते हैं। किसमें लिखे जाते हैं? उल्टा पिरामिड शैली में। इसमें घटना, समस्या और विचार के महत्वपूर्ण तथ्यों को, भाई कोई भी घटना है, कोई भी विचार, उसके जो मुख्य मुख्य तथ्य है ना, उसको, उस जानकारी को सबसे ऊपर के पैराग्राफ में लिखा जाता है। यह समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय मेथड, कि जैसे मान लिया जाए कि व्यक्ति क्या करता है, सबसे महत्वपूर्ण बातें पहले पढ़ता है, फिर उससे रिलेटेड बातें नीचे पढ़ता है। चलिए अगला है फीचर क्या है, इसे लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। फीचर एक व्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है। तो इसका मतलब क्या हुआ? फीचर एक तरह का लेखन ही, एक लेखन को नाम दिया है, एक लिखने की जो कला है उसको फीचर कहा गया है। तो फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक, जिसमें कुछ सृजन किया जाए, कुछ बनाया जाए, आत्मनिष्ठ लेखन है जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देना, शिक्षित करना तथा मनोरंजन करना। ठीक है ना, ये लिखा जाता है। क्या क्या विशेषता होती है? फीचर लेखन कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, कहीं से भी लिख सकते हैं। हर फीचर का आरंभ, मध्य और अंत होना चाहिए या होता है। फीचर की कोई ना कोई थीम होना चाहिए, किसके ऊपर हम लिख रहे हैं उसकी थीम होना चाहिए, और पैराग्राफ छोटे होना चाहिए। ये फीचर की विशेषता है। ठीक है ना, इतना याद कर ले। डेस्क किसे कहते हैं, है ना? ये डेस्क एक तरह से मान के चलो कि एक टेबल ही होती है, कि समाचार पत्र में जो काम करते हैं वो अलग लिखते हैं, जो टीवी चैनल पे काम करते हैं वो अलग लिखते हैं, है ना? तो समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के अलावा टीवी और रेडियो चैनलों पर विशेष लेखन के लिए डेस्क होता है, उनका एक अलग डेस्क होता है, लिखने की जगह होती है, जिन पर समाचार पत्रों का संपादन करके छपने या प्रसारण योग्य बनाया जाता है। तो डेस्क क्या है? तो सीधे शब्दों में क्या कहे, समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के अलावा क्या होता है? टीवी और रेडियो। तो समाचार पत्र और पत्रिका के अलावा टीवी और रेडियो चैनलों पर विशेष लेखन के लिए, एक अलग लिखने के लिए जो डेस्क होती है, जिस पर समाचार का संपादन करके छपने योग्य या प्रसारण योग्य बनाया जाता है, उसे क्या कहेंगे? डेस्क कहेंगे। मीडिया की भाषा में बीट किसे कहते हैं? तो संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन उनकी दिलचस्पी और ज्ञान को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।
भाई जितने भी संवाददाता होते हैं, जितने भी रिपोर्टर होते हैं, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से उनको काम दिया जाता है। कोई धार्मिक व्यक्ति है तो फिर उसको ऐसे कार्य में भेजा जाता है जहाँ धार्मिक कोई कार्यक्रम होते हो, है ना। किसी को जहां एक्सीडेंट्स होते हैं वहां भेजा जाता है। तो जिसको जिसमें रुचि हो उसके हिसाब से उसको काम दिया जाता है। तो संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन उनकी दिलचस्पी और ज्ञान को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। मीडिया की भाषा में इसे ही बीट क्षेत्र कहते हैं। बीट क्षेत्र मतलब उनके रुचि के अनुसार काम कार्य का क्षेत्र होना, ये बीट क्षेत्र कहलाता है। चलिए कविता, है ना, ये क्वेश्चन एक्चुअली, है ना, इसमें जो भी आईएमपी क्वेश्चन अपने बन सकते हैं। कविता के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? अब घटक मतलब एक प्रकार से इसको प्रकार ही समझ लो, कौन कौन से प्रकार है। कविता के प्रमुख घटक 5 होते हैं। कितने? 5 होते हैं। कौन कौन से? भाषा का समन्वय ज्ञान जरूरी होता है। देखो सीधे शब्दों में ऐसा समझ लो, कविता जब लिखता है ना कवि, तो कौन कौन सी चीजें उसको चाहिए, कौन कौन सी चीजें उसके पास होना चाहिए। तो कविता के प्रमुख घटक 5 है। भाषा का समन्वय, समन्वय का मतलब होता है संपूर्ण, ऐसा कह दो उसको। भाषा का संपूर्ण ज्ञान जरूरी होता है। कविता लिखने बैठे तो भाषा का ज्ञान होना चाहिए। फिर भाषा में शब्द और शब्दों का विन्यास, विन्यास मतलब समूह, इसको समूह कह दो। शब्दों का जो समूह है वो आकर्षक शैली में होना चाहिए, एक बहुत अच्छी शैली में लिखना चाहिए वो कविता, ठीक है ना। तो एक तो भाषा का ज्ञान होना चाहिए, फिर भाषा में जो शब्द और जो शब्दों का समूह है वो कैसा होना चाहिए? आकर्षक होना चाहिए। कविता की रचना छंद मुक्त और छंद युक्त दोनों प्रकार की होती है। या तो छंद मिलते या फिर छंद नहीं मिलते। अक्षर और मात्राओं की संख्या किसी में बराबर होती है और किसी में नहीं होती है, ठीक है ना। तो छंद मुक्त और छंद युक्त दोनों प्रकार की होती है। कम से कम शब्दों में अपनी बात कहना कवि का गुण होता है, कि कवि केवल 4 लाइन में कई सारी बातें कह देता है, फिर उसका हम विस्तारित करते रहते हैं। शब्दों का चयन अच्छा होना चाहिए। ये क्या हो गए? इसके घटक हो गए, है ना, इसके विशेषता हो गई, ऐसा कह दे। कहानी की परिभाषा लिखते हुए मुख्य विशेषताएं बताओ। अब देखो नाम से स्पष्ट है, कहानी क्या, हम कहानियां जो सुनते हैं, तो कहानी कथा साहित्य का एक संक्षिप्त रूप है। भाई कहानी होती है ना, जैसे 2 पेज की, 3 पेज की, 4 पेज की, कोई व्यक्ति बैठा यार कहानी सुना दे, उसने कहानी सुना दी आधे घंटे में, तो एक संक्षिप्त रूप है वो। देखा जाए तो बहुत बड़ा रूप नहीं, संक्षिप्त रूप है। तो कहानी कथा साहित्य का, जो कथा साहित्य है उसका एक संक्षिप्त रूप है। इसमें किसी एक घटना का वर्णन किया जाता है। भाई कहानी में किसी एक घटना का वर्णन होता है कि यार वो वहां गया था, उसने ये चीजें देखी है, उसके साथ हुआ, ठीक है ना। कहानी वह लघु कथा है जिसे एक बैठक में पढ़ा जा सके। कहानी एक बैठक में पढ़ लेते हैं, 4 पेज 5 पेज, एक बार बैठे पूरी कहानी खत्म। या फिर मुंशी प्रेमचंद के अनुसार क्या है? कहानी एक ऐसी रचना है जिसमें जीवन की किसी एक घटना को कहानीकार के द्वारा बताया जाता है। कि कहानी एक ऐसी रचना है जिसमें जीवन की किसी एक घटना को किसी कहानीकार के द्वारा बताया जाता है। कहानी की विशेषता क्या हो गई? कहानी सरल और पात्रानुकूल शैली में होना चाहिए। कि भाई कहानी सरल होना चाहिए और पात्रों के अनुकूल होना चाहिए। जो पात्र है वो पात्र उसी हिसाब से रहे जैसे कहानी है। पात्रों का वास्तविक व प्रभावपूर्ण चित्रण होना चाहिए। भाई उनका प्रभाव भी दिखना चाहिए जो पात्र उसके अंदर लिए गए हैं, है ना। तो वास्तविक और प्रभावपूर्ण चित्रण होना चाहिए। कहानी हृदय को स्पर्श करने वाली होना चाहिए। जब हम कहानी पढ़े तो एक भावुक हो जाए उसको, है ना, ऐसा होना चाहिए कहानी। कहानी में संक्षिप्तता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहानी को उपन्यास बना दिया कि बहुत बड़ी लिखते जा रहे, उसमें संक्षिप्तता होना चाहिए। तो ये कहानी की विशेषता हो गई। नाटक और एकांकी में अंतर बताओ। अब नाटक जैसे है ना, नाटक क्या है? नाटक का जो रूप है वो तो बड़ा बहुत विस्तृत होता है। जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा अभी भी चल रहा है ना, तो कई सालों से चलता आ रहा है, तो विस्तृत रूप है तो नाटक दृश्य काव्य का, किसका? दृश्य काव्य। दृश्य काव्य मतलब देखने वाले काव्य का एक विस्तृत रूप, एक बड़ा रूप है जिसमें कई सारे अंक होते हैं ना, एपिसोड कई सारे चलते जाते हैं। तो नाटक दृश्य काव्य का एक विस्तृत रूप है, जबकि एकांकी दृश्य काव्य का एक लघु रूप है। भाई एकांकी में तो 4-5 लोग 10 लोग आते हैं, कोई एक अपनी बात जो मैसेज फिर देना है वो मैसेज दे के स्टेज पर चले जाते हैं। तो एकांकी क्या है? लघु रूप है वो भी नाटक है लेकिन वो उसका छोटा रूप है। लेकिन नाटक क्या है? एक बड़ा है। एकांकी छोटा है उसका। तो नाटक दृश्य काव्य का एक विस्तृत रूप है, बड़ा रूप है, जबकि एकांकी दृश्य काव्य का एक छोटा रूप है। नाटक में अनेक अंक होते हैं, कई सारे अंक है, कई सारे एपिसोड बनते रहते हैं। नाटक में प्रमुख कथा के साथ साथ गौण कथाएं या प्रासंगिक कथाएं भी जुड़ी होती है, कि प्रमुख कथा के साथ साथ दूसरी कथाएं भी आती है। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें प्रमुख कथा जो है, मेन कैरेक्टर, उसके साथ साथ दूसरी घटनाएं भी चलती रहती है, उसके बीच बीच में आती रहती है, ठीक है ना।
तो नाटक में प्रमुख कथा के साथ साथ गौण या प्रासंगिक कथाएं भी जुड़ी होती है, जबकि एकांकी में एक ही कथा का अस्तित्व होता है। कोई एक मैसेज देंगे, वो जो भी उनको देना है उसके ऊपर नाटक करके चले जाएंगे, वो एकांकी है। कहानी और उपन्यास में अंतर बताओ। तो कहानी छोटी होती है, उपन्यास बड़ा होता है। कहानी में जीवन का आंशिक चित्रण होता है ना, कुछ चित्रण होता है आंशिक, जबकि उपन्यास में जीवन का वृहद चित्रण होता है। वृहद मतलब बड़ा कह दो इसको, अगर याद नहीं रहे तो बड़ा अंकन होता है या बड़ा चित्रण होता है, इसको भी चित्रण ही कर लो, बड़ा चित्रण होता है। कहानी में जीवन का आंशिक चित्रण होता है, छोटा चित्रण होता है, जबकि उपन्यास में जीवन का बड़ा चित्रण होता है। कहानी का आकार छोटा होता है, जबकि उपन्यास का आकार बड़ा होता है। ऐसा कह दो इसको, बड़े होते हैं या बड़ा होता है। कहानी में पात्रों की संख्या सीमित होती है, जबकि उपन्यास में पात्रों की संख्या अधिक होती है या अनेक होते हैं। जीवनी और आत्मकथा में अंतर स्पष्ट करो। अब जीवनी और आत्मकथा में अंतर क्या हो जाएगा देखना। देखो, जीवनी से क्या स्पष्ट है, अपने जीवन के बारे में लिखना, जीवन के बारे में लिखना किसी के। और आत्मकथा का मतलब क्या है, अपनी खुद की आत्मकथा लिखना। तो आत्मकथा व्यक्ति खुद लिखता है, लेकिन जीवनी किसी दूसरे के भी लिख सकता है, किसी जीवन के बारे में, है ना। तो आत्मकथा मतलब अपने खुद के बारे में। जैसे इंग्लिश के अगर चैप्टर पढ़े हो आपने, तो डगलस जो डीप वाटर हमारा लेसन है, तो डीप वाटर में जो डगलस था उसने क्या लिखी थी, अपनी खुद की आत्मकथा लिखी थी। तो जीवनी और आत्मकथा में अंतर बताओ। तो आत्मकथा में लेखक स्वयं अपने जीवन की कथा पाठकों के सामने प्रस्तुत करता है कि उसके साथ कौन कौन सी घटना हुई, है ना, वो सारी बताता है। वो आत्मकथा में लेखक स्वयं अपने जीवन की कथा पाठकों के सामने रखता है, जो पढ़ता है उसके सामने। जबकि जीवनी में लेखक, है ना, जीवनी में लेखक इतिहासकार की तरह किसी व्यक्ति के जीवन की जन्म से लेकर मृत्यु तक की सभी घटनाओं का वर्णन सच्चाई से करता है। मतलब जीवनी के बारे में कोई भी व्यक्ति, कोई भी लेखक एक इतिहासकार की तरह लिख देता है उसके जीवन, जन्म से लेकर मृत्यु तक की घटनाएं। जीवनी लेखन में लेखक तटस्थ रहकर लिखता है, भाई जीवनी में प्रेजेंट में रहकर लिखता है, जबकि, है ना, लिखता है। जबकि आत्मकथा में लेखक अपने जीवन की घटना का वर्णन स्मरण शक्ति के आधार पर करता है। मतलब आत्मकथा में क्या करेगा, वो बात सोचेगा, पास्ट में पहुंच जाए कि यार मैं वहां गया था, ऐसा ऐसा हुआ। आत्मकथा में लेखक अपने जीवन की घटना का वर्णन, है ना, घटना का वर्णन स्मरण शक्ति के आधार पर करता है। रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर बताओ। देखो, यहां रेखा चित्र मतलब कल्पना करना, संस्मरण मतलब जो घटनाएं मेरे साथ हुई उसको मेरे को याद करना, सीधा सा। संस्मरण किसी विशेष घटना से जुड़ा रहता है, कोई मेरे साथ कोई घटना हुई थी उसको मैं याद कर रहा हूं, तो ये क्या कर रहा हूं, संस्मरण कर रहा हूं। रेखा चित्र मतलब मैं कल्पनाएं कर रहा हूं कि यार ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसा ऐसा होगा। तो संस्मरण किसी विशेष घटना से जुड़ा होता है, जबकि रेखा चित्र साधारण विषय पर आधारित होता है। कोई भी मैं कल्पना कर लूं, साधारण विषय पर होता है। संस्मरण में रचनाकार के वास्तविक अनुभव का समावेश होता है। मतलब संस्मरण में मैं खुद के अनुभव बताऊंगा कि यार मेरे साथ ये हुआ था, तो वास्तविक अनुभव पर आधारित होती है। जबकि रेखा चित्र कल्पना की रंगीनी से ओतप्रोत होता है। लेकिन, है ना, संस्मरण में क्या होता है, कल्पनाएं होती है, कल्पना से ओतप्रोत होता है। संस्मरण में विवरणात्मक शैली का प्रयोग किया जाता है, विवरण करूंगा मैं, है ना। जबकि रेखा चित्र में चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया जाता है कि मैं चित्र बनाऊंगा, इमेज बनाऊंगा, उसके द्वारा मैं करूंगा। अंतर में आप चाहें तो इसको एक लाइन खींच के ऐसा भी कर सकते हैं ना, पॉइंट के द्वारा। चलिए, यहां से हमारा गद्य साहित्य और पद्य साहित्य के जो क्वेश्चन हमारे आईएमपी बन सकते हैं, ठीक है ना, वो क्वेश्चन है। प्रगतिवाद की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। प्रगतिवाद का समय कब तक का है भैया, 1936 से 43 तक। प्रगतिवाद की प्रमुख विशेषताएं, प्रगतिवाद की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है, तो प्रगतिवाद काव्य में यथार्थ का चित्रण किया गया है, वास्तविकता का चित्रण किया गया था। देखो मैं आपको बता दूं, एक्चुअली ये समय का है, ये अलग अलग जो है ना, ये समय है। प्रगतिवाद मतलब एक तरह से ये समय है, कब का समय, ये 1936 से 1943 तक का समय। इसमें क्या क्या हुआ था, तो प्रगतिवाद की मुख्य विशेषता क्या थी, तो प्रगतिवाद काव्य में यथार्थ का चित्रण किया गया है, मतलब वास्तविकता का चित्रण किया गया है, यथार्थ मतलब वास्तविकता का। रूढ़िवादी विचारधारा का जमकर विरोध किया गया। रूढ़िवादी विचारधारा जो परंपरा हमारी चलती आ रही है, और आज भी हम उन्हीं परंपराओं में जी रहे, हम मॉडर्न नहीं हो रहे, है ना, समय के साथ नहीं बदल रहे। तो रूढ़िवादी जो परंपराएं थी ना, उनका विरोध करते थे लोग। फिर प्रगतिवादी कविता में मार्क्सवादी, है ना, मार्क्सवादी
विचारधारा का प्रभाव दिखता है कि भाई छोटे लोगों का शोषण किया जाता था, तो छोटे लोग विद्रोह कर देते थे बड़े लोगों के खिलाफ, तो उसका कहीं ना कहीं यहाँ पे एक प्रभाव दिखता है। तो ये 3 पॉइंट हमें याद करना है प्रगतिवाद में। प्रगतिवाद काव्य में यथार्थ का चित्रण किया गया, वास्तविकता का चित्रण किया गया है, फिर रूढ़िवादी विचारधारा का जमकर विरोध किया गया है, और प्रगतिवादी कविता में मार्क्सवाद विचारधारा का प्रयोग किया गया। 3 बातें दिमाग में रखना, एक तो यथार्थ का, वास्तविकता का चित्रण किया गया, रूढ़िवादी का जमकर विरोध किया गया, और तीसरा क्या हो जाएगा, मार्क्सवादी का प्रभाव दिखता है। अब उस समय के कवि कौन से थे, तो सुमित्रानंद पंत थे, युगवाणी और युगांत लिखा था इन्होंने। नागार्जुन थे जो युगद्वार और पथराई आंखें। भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया, देखिए। अब देखो, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। ये ऑब्जेक्टिव में बात है कई बार कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का कौन सा युग माना जाता है, तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। इस काल में भक्ति भाव प्राधान्य रहा, भाई भक्ति भाव होते थे इसलिए इसके स्वर्ण युग कहा गया, सोने जैसा युग था। लोक मंगल व समन्वय मतलब समानता की भावना दिखाई दी। सब लोग चाहते थे कि सब समान रहे, सब खुश रहे, सब सुखी रहे, है ना। तो भक्ति भाव में लोग रहते थे और समानता और लोक मंगल की कामना करते थे। भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन से, सगुण धारा और निर्गुण धारा। जो मूर्ति पूजा करते थे, मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे, ईश्वर में विश्वास करते थे, वो सगुण धारा वाले लोग, और जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, मूर्ति पूजा नहीं करते थे, वो सगुण धारा के लोग। रीति काल की विशेषताएं, है ना, कवि व उनकी रचनाओं के नाम। ये कब से कब तक था, 1700 से लगा के 1900 तक रीति काल। इस काल को 3 भागों में बांटा गया। रीति काल को कितने भागों में बांटा, 3, रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध, इन 3 भागों में इसको बांटा गया। यह काल समृद्धि के विलास का रहा है, मतलब समृद्धि का रहा है, ऐसा कह दो इसको, विलास अगर याद ना रहे तो। यह काल समृद्धि का रहा है, कौन सा, रीति काल। तो कैसे याद करोगे इसको, रीति काल समृद्धि का काल रहा है, युद्धों का सजीव चित्रण किया है, मतलब रीति काल में युद्धों का सजीव चित्रण हुआ कि युद्ध, वहां युद्ध चल रहा है और यहाँ कवि बैठे बैठे लिख रहा है कि क्या क्या हुआ युद्ध के अंदर। तो इस काल में क्या हुआ है कि युद्धों का सजीव चित्रण किया गया, कि जैसा युद्ध में देख रहे ऐसे ही कवि लिख रहे अपनी कविता के अंदर। तो इस काल, है ना, युद्धों का सजीव चित्रण किया गया। इस युग के कवियों ने श्रृंगार परक रचनाओं का वर्णन अधिक मात्रा में किया, मतलब श्रृंगारित रचनाओं का अधिक प्रयोग किया, सुंदरता को ज्यादा बताया इस काल के कवियों ने, ठीक है ना। इस कारण इसे श्रृंगारिक काल भी कहा जाता है। ये भी ऑब्जेक्टिव में आता है कि रीति काल को एक और किस नाम से जाना जाता है, तो श्रृंगारिक काल के नाम से भी इसको जाना जाता है। रीति काल को श्रृंगारिक काल के नाम से भी जाना जाता है। वीर श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है इसमें। कवि कौन कौन से थे रीति काल में, बिहारी सतसई लिखी, केशवदास, इनमें रामचंद्रिका लिखी, ठीक है। चलिए अगला है छायावाद की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। प्रवृत्ति मतलब विशेषता, एक तरह से। छायावाद कब से कब तक था, 1918 से 36 तक ये छायावाद का समय चला। छायावादी कवियों ने अपने काल में प्राकृतिक सौंदर्य को महत्व दिया, मतलब प्रकृति के बारे में ज्यादा लिखा। छायावाद याद रख लेना इसको, छाया मतलब छांव में बैठ के लिखना, तो प्रकृति, छांव मतलब प्रकृति, ठीक है ना। इसको याद रखने का बता रहा हूं, ऐसा नहीं है एक्चुअली, है ना, याद कैसे हम रखें। तो छायावादी कवियों ने प्राकृतिक सौंदर्य का अधिक प्रयोग किया, अधिक महत्व दिया उसको। प्रकृति का मानवीकरण किया, मतलब प्रकृति को एक मानव जैसा मान लिया कि कोई पेड़ है, मान लो किसी के आंगन में पेड़ लगा हुआ है, तो उस पेड़ को पेड़ नहीं मानेगा, वो अपने घर का एक मेंबर मानेगा कि यार हम 6 लोग घर में रहते हैं, नहीं 7 रहते हैं, ये भी हमारे घर का एक मेंबर है। तो उस पेड़ को क्या कर दिया उन्होंने, मानवीय रूप दे दिया, है ना। तो किसी प्राकृतिक दृश्य को या प्राकृतिक किसी चीज को मानवीय रूप देना, मतलब मनुष्य मान लेना, वो मानवीकरण है। तो प्रकृति का मानवीकरण किया गया। भाषा में लाक्षणिकता का महत्व दिखाई दिया, लक्षण दिखाई दिए भाषा जब उसने लिखी। तो छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना गया। ये ऑब्जेक्टिव में आता है कि छायावाद को स्थूल के प्रति किसका विद्रोह माना गया, सूक्ष्म का। तो सीधा सही है, स्थूल मतलब जो बड़े पूंजीपति लोग हैं उनके विरुद्ध जो छोटे लोग थे ना, वो विरोध करते थे उनके विरुद्ध। तो स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना गया। अलौकिक प्रेम व रहस्यवाद की प्रधानता रही। प्रेम के बारे में भी इसमें कई सारी कविताएं उस समय लिखी गई। प्रमुख कवि कौन कौन से थे, जयशंकर प्रसाद, कामायनी, लहर, झरना और सूर्यकांत त्रिपाठी के द्वारा निराल, है ना, क्या लिखी गई थी, अनामिका और परिमल।
ये उस समय के मुख्य हमारे कवि थे। तो याद देखो क्या करना है, एक तो परिभाषा याद करना है और दो कवि और उनकी रचना याद करना है, ठीक है ना, समझ के याद करना। छायावादी कवियों ने अपने काल में प्राकृतिक सौंदर्य को अधिक दर्शाया या अधिक महत्व दिया, प्रकृति का मानवीकरण किया, मानव की तरह प्रकृति को मानते थे वो, फिर भाषा में लक्षण दिखाई देते थे उनके, और छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना गया। फिर अलौकिक प्रेम व रहस्य की प्रधानता भी इसमें रही, ठीक है ना, और ये इसके कवि थे। फिर आजादी के बाद नए नए कवि आ गए, फिर नए जब कवि आए तो उन्होंने स्वतंत्र रूप से लिखा, फिर जो वो चाहते थे, उनको ऐसा लगा कि यार मुझे प्रकृति के बारे में लिखना है तो प्रकृति के बारे में लिखा, धर्म के बारे में लिखना है तो धर्म के बारे में लिखा। तो फिर आजादी के बाद सब स्वतंत्र है। उसके पहले कहीं ना कहीं जैसे राजा महाराजा के समय में जो कवि थे वो राजा महाराजाओं की तारीफ करते थे, रानियों की तारीफ में कविताएं लिखते थे, क्योंकि उनके दबाव में रहना पड़ता था, उनको राज्य में रहना पड़ता था, इसलिए। तो नई कविता कब, ये आजादी के बाद वाली नई कविता की निम्नलिखित विशेषताएं कौन कौन सी? नई कविता जीवन के हर क्षण को सत्य ठहराती है, सत्य के बारे में लिखती है, जो सही है वही लिखा कवि ने। नई कविता की वाणी अपने परिवेश के जीवन अनुभव पर आधारित होती है। जैसे पहले जो पिक्चरें बनती थी तो जो समाज में चल रहा है उसी के ऊपर हमारी पिक्चरों में, मूवी में देखने मिलता है हमें। देखो आप 80 से 90 से पहले की जो मूवीज है, जो सामाजिक घटनाएं होती थी उसी के आधार पर हमारी मूवीज बनती थी, पिक्चरें रहती थी, ताकि और हमारा युवा क्या चाहता है, कैसा उसको बनना चाहिए, इसी प्रकार की उस समय मूवी बनती थी। तो यहाँ हालांकि हम कविता की बात करें तो कविता भी कैसी लिखी जाती थी, जैसा हमारा सामाजिक स्तर हो या समाज में जो घटनाएं घटती थी, जो चीजें होती थी उस समय, ठीक है ना। तो नई कविता की वाणी अपने परिवेश के जीवन अनुभव पर आधारित होती है, कि उनका जीवन का अनुभव कैसा उस समय का, उसके आधार पर वो लिखते थे। नई कविता लघु मानवत्व को स्वीकार करती है, मतलब मानवता को एक रूप देती है वो। नई कविता में जीवन मूल्यों की पुनः परीक्षा की गई। पहले जो जीवन मूल्य अलग थे आजादी के पहले, और फिर उसके बाद में जीवन मूल्य अलग रहे। तो नई कविता में जीवन मूल्यों को पुनः परीक्षा की गई। कवि और रचना तो भवानी प्रसाद मिश्रा थे, सन्नाटा लिखी इनने, रघुवीर सहाय आत्महत्या के विरुद्ध, ये दो कवि इसमें याद कर लो। रिपोर्ट ताज किसे कहते हैं, है ना। अब ये देखो रिपोर्ट ताज में एक्चुअली ये छुपा है ना, रिपोर्ट, तो रिपोर्ट ही कहते हैं एक तरह से इसको। रिपोर्ट ताज मतलब एक तरह की रिपोर्ट ही है ये। रिपोर्ट ताज फ्रांसीसी भाषा का एक शब्द है। किसका शब्द है? फ्रांसीसी भाषा का। किसी घटना के, देखो रिपोर्ट ताज है ना, रिपोर्ट ताज फ्रांसीसी भाषा का एक शब्द है, फ्रांसीसी भाषा का शब्द है रिपोर्ट ताज। किसी घटना के वास्तविक वर्णन को रिपोर्ट ताज कहते हैं। तो सीधा सा भाई कोई घटना होती तो उसका जो वर्णन करते हैं उसको रिपोर्ट ही तो कहते हैं। तो किसी घटना के वास्तविक वर्णन को रिपोर्ट ताज कहते हैं। रिपोर्ट ताज में तथ्य वर्णन पर बल होता है, क्या क्या घटना में हुआ उसके ऊपर ज्यादा बल दिया जाता है। उसमें कलात्मकता पर ध्यान नहीं दिया जाता, उसको डेकोरेट करके नहीं बताया जाता, जो हुआ उसी के बारे में बताया जाता था। धर्मवीर भारती, युद्ध यात्रा और रांगे राघव तूफानों के बीच, ये इसके दो कवि हैं। काव्य की परिभाषा देते हुए उसके प्रकार लिखिए। अब ये जो कोई क्वेश्चन बन सकते हैं उससे, है ना, काव्य बोध से हमारे। काव्य की परिभाषा, तो काव्य क्या है? तो काव्य जीवन एवं सत्य के किसी स्वरूप का आकर्षण या अंकन है। काव्य क्या है? जीवन एवं सत्य के किसी स्वरूप का आकर्षण या अंकन है। यह रमणीय अर्थ को व्यक्त करने वाली शब्द कला है। छंदबद्ध रचना काव्य कहलाती है। अब जो याद रह जाए, अगर ये याद नहीं रहे तो ये याद कर लो आप। तो आचार्य विश्वनाथ के शब्दों में काव्य की परिभाषा क्या है? तो आचार्य विश्वनाथ के शब्दों में है रसात्मकम, वाक्यम, काव्यम, बस तीन शब्द। रस किससे? वाक्य से, और वाक्य कहां से आता है? काव्य। तो रसात्मकम, वाक्यम, काव्यम, अर्थात रस एवं आनंद से भरा वाक्य काव्य या रचना, है ना, काव्य, वाक्य या रचना काव्य की श्रेणी में आते हैं। ये याद कर सकते हैं इसकी। आचार्य विश्वनाथ के शब्दों में रसात्मकम, वाक्यम और काव्यम, अर्थात रस एवं आनंद से भरा वाक्य या रचना। भाई रस या आनंद से, जिससे अपने को आनंद आए, उससे भरा हुआ वाक्य या रचना काव्य की श्रेणी में आते हैं। अब काव्य दो प्रकार के होते हैं। कैसे? एक तो आनंद देखकर आता है और एक आनंद सुनकर आता है। तो देखकर आनंद आता है उसे क्या कहते हैं? दृश्य काव्य। और सुनकर जो आता है उसमें श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य क्या है? दृश्य काव्य का आनंद रंगमंच पर आंखों से देखकर लिया जाता है। भाई दृश्य काव्य का मतलब क्या? देखकर आनंद लेना रंगमंच पर। दृश्य काव्य के अंतर्गत नाटक, एकांकी आते हैं।
नाटक होता है, एकांकी होती है, इसमें हमें देखकर आनंद प्राप्त होता है, तो दृश्य काव्य। दृश्य काव्य के लिए रंगमंच की आवश्यकता होती है, भाई स्टेज चाहिए तभी तो हम देखेंगे, है ना, स्टेज पे कोई शो करेगा। दृश्य काव्य में अभिनय होता है, ठीक है, तो दृश्य काव्य का आनंद रंगमंच पर आंखों से देख कर लेते हैं। दृश्य काव्य के अंतर्गत नाटक और एकांकी आते हैं और इसके लिए रंगमंच की आवश्यकता होती है। और श्रव्य काव्य में क्या है, तो श्रव्य काव्य का आनंद पढ़कर या सुनकर लिया जाता है। भाई दृश्य काव्य में देख कर लेते हैं, श्रव्य काव्य में सुन कर लेते हैं। श्रव्य काव्य के अंतर्गत कहानी और उपन्यास आते हैं, भाई कहानी सुन रहा हूं, पढ़ रहा हूं, है ना, उपन्यास पढ़ रहा हूं, सुन रहा हूं। श्रव्य काव्य के लिए रंगमंच की आवश्यकता नहीं होती, भाई सुनना है उसमें तो कहीं बैठ के सुन लो, रंगमंच की कोई आवश्यकता नहीं। श्रव्य काव्य अभिनय नहीं होता, श्रव्य काव्य में अभिनय कोई जरूरत नहीं, उसमें तो केवल सुनते जाओ, कोई सुना रहा है तो, ठीक है ना। अब श्रव्य काव्य के प्रकार देखो, दृश्य काव्य के नहीं, हमारे श्रव्य काव्य के प्रकार है हमारे सिलेबस में श्रव्य काव्य। तो श्रव्य काव्य के दो प्रकार, एक तो प्रबंध काव्य और एक मुक्तक काव्य। अब पहले अपन क्या ले रहे हैं, ये मुक्तक प्रबंध काव्य। अब प्रबंध काव्य क्या है, तो देखो प्रबंध काव्य में कोई प्रमुख कथा या काव्य शुरू से आखिरी तक क्रमबद्ध रूप से चलती है। प्रबंध काव्य में कोई भी प्रमुख कथा, कोई भी जो कथा है वो काव्य में शुरू से, है ना, काव्य शुरू से आखिरी तक क्रमबद्ध रूप से चलती है तथा कथा का क्रम बीच में टूटता नहीं है। गौण कथाएं बीच बीच में आकर सहायक बनती है, इसे प्रबंध काव्य कहा जाता है। तो प्रबंध काव्य क्या है, तो प्रबंध काव्य में कथा या काव्य शुरू से आखिरी तक क्रमबद्ध रूप से चलती रहती है, इसमें कथा का जो क्रम है वो टूटता नहीं है। गौण कथाएं बीच बीच में आकर सहायक बनती है, जैसे तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस जो शुरू से आखिरी तक चलती रहती है, बीच बीच में गौण कथाएं आती है। अब प्रबंध काव्य के भी दो प्रकार है एक्चुअली, ठीक है ना, यहाँ कंफ्यूज मत होना। श्रव्य काव्य लिखा हमने, श्रव्य काव्य के क्या है, प्रबंध और मुक्तक। अब मुक्तक के भी, है ना, मुक्तक, ठीक है ना। अब प्रबंध के भी दो है, कौन कौन से, महाकाव्य और खंड काव्य और आख्यानक गीति, सॉरी तीन प्रबंध कार्य के प्रकार, महाकाव्य, खंड काव्य और आख्यानक गीति। अब महाकाव्य क्या है, तो वह काव्य जिसमें किसी महान व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का वर्णन किया जाता है वो महाकाव्य कहलाता है। मैं नाम से स्पष्ट, महाकाव्य जिसमें व्यक्ति के पूरे जीवन का वर्णन किया जाता है महाकाव्य। तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस, इसमें राम, भगवान राम के संपूर्ण जीवन का वर्णन किया गया है। खंड काव्य क्या है, तो नाम से स्पष्ट है, खंड, किसी व्यक्ति के जीवन के किसी एक घटना का वर्णन किया गया हो। वह काव्य जिसमें किसी महान व्यक्ति के जीवन की किसी एक घटना का वर्णन किया गया हो वो खंड काव्य कहलाता है। जैसे मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित यशोधरा के एक घटना का वर्णन किया गया यशोधरा में, है ना। ये क्वेश्चन कई बार आया है पहले। महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर बताओ। अब इसको एग्जाम में जब आप लिखो तो इसे लाइन खींच के, है ना, इसके पॉइंट्स अलग कर लेना। महाकाव्य का आकार विशाल होता है जबकि खंड काव्य का आकार सीमित होता है। भाई महाकाव्य है ना तो आकार कैसा होगा, बड़ा होगा। खंड काव्य छोटा है, आकार छोटा है। महाकाव्य में किसी महान व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का वर्णन होता है, क्योंकि महाकाव्य तो संपूर्ण जीवन का वर्णन होता है। लेकिन खंड काव्य में क्या होगा, जबकि खंड काव्य में किसी महान व्यक्ति के जीवन की किसी एक घटना का वर्णन होता है। महाकाव्य में संपूर्ण जीवन का, खंड काव्य में एक घटना का वर्णन होता है। महाकाव्य में पात्रों की संख्या अधिक होती है क्योंकि महाकाव्य में पात्र अधिक होंगे, जबकि खंड काव्य में पात्रों की संख्या सीमित होती है क्योंकि खंड काव्य सीमित होगी उसमें। महाकाव्य में रस छंद अलंकारों का प्रयोग अधिक होता है। भाई रस छंद अलंकार ज्यादा प्रयोग होंगे क्योंकि महाकाव्य है ना, वो तो चलता ही जाएगा। लेकिन खंड काव्य में रस छंद अलंकारों का प्रयोग सीमित होता है। फिर अब ये मुक्तक काव्य दूसरा, जैसे प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। तो मुक्तक काव्य में क्या आ जाएगा अपना, वह काव्य जिसका प्रत्येक छंद काव्यगत अशुद्धियों से मुक्त होता है ना, काव्यगत अशुद्धियों से मुक्त होता है, मतलब पूर्ण रूप से शुद्ध होता है वो, तथा अपने आप में पूर्ण और स्वतंत्र होता है, मुक्तक काव्य कहलाता है। कबीर एवं रही के दोहे। मुक्तक काव्य दो प्रकार का होता है, पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक। अब ये पाठ्य मुक्तक क्या होता है, वह काव्य जिसमें धर्म, भक्ति और ज्ञान संबंधी रचनाएं होती है उसे पाठ्य मुक्तक कहते हैं। पाठ्य मुक्तक में क्या आ जाएगा, धर्म भक्ति, है ना, धर्म भक्ति और ज्ञान संबंधी रचनाएं जो होती है वो मुक्तक काव्य है। सूरदास, कबीरदास, मीराबाई के दोहे। और गेय मुक्तक में वह काव्य जिसमें विरह और वेदना, विरह मतलब बिछड़ना, वेदना मतलब याद आना, तो जिसमें विरह और वेदना का वर्णन होता है उसे गेय मुक्तक काव्य कहते हैं। जैसे हरिवंश राय बच्चन और महादेव वर्मा के गीत। भारतेंदु युग की विशेषताएं लिखिए। अब ये भारतेंदु युग की विशेषताएं क्या है तो देखना। भारतेंदु युग का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर रखा गया। किसके नाम पर रखा गया, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर।
इस युग का समय कब का रहा भैया? 1850 से 1900 तक माना जाता है। तो याद कैसे करोगे? भारतेंदु युग का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर रखा गया। किसके नाम पर? हरिश्चंद्र के नाम पर। ये इस युग का समय क्या है? 1850 से 1900 माना गया है। इस काल के लेखकों ने खड़ी बोली में साहित्य सृजन किया। कहना क्या चाह रहा है? इस काल के लेखकों ने खड़ी बोली का प्रयोग किया, अपने काव्य में खड़ी बोली का, अपने साहित्य में खड़ी बोली का प्रयोग किया। ठीक है ना? तो भारतेंदु युग का है ना नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर रखा गया। इस युग का समय 1850 से 1900 तक माना जाता है। इस काल के लेखकों ने खड़ी बोली में साहित्य सृजन किया, मतलब इस काल के कवियों ने खड़ी बोली में अपना साहित्य लिखा या रचा। विशेषता क्या है? इस युग के निबंधों में समाज सुधार की भावना, राजनीतिक चेतना और रोचकता आदि गुण मिलते हैं। भाई इस समय के जो निबंध लिखे ना, जो निबंधकारों ने, उसमें क्या देखने को मिलता है? तो इस युग के निबंधों में समाज सुधार कि उनके निबंध में मिलता है कि यार समाज को कैसे सुधारा जाए, भावना, राजनीतिक चेतना, राजनीति के प्रति चेतना जगाना कि किस प्रकार से राजनीति होना चाहिए, रोचक आदि गुण मिलते कि समाज को कैसे सुधारा जाए, राजनीति को कैसे रखा जाए या राजनीति कैसी होना चाहिए, ये चीजें मिलती है। इस युग के निबंधकारों ने विविध विषयों पर अपनी लेखनी चलाई। तो कहने का मतलब क्या है? इस युग के निबंधकार ने अलग अलग विषयों पर निबंध लिखे या निबंध लिखे गए उनके द्वारा। लेखकों ने पाठकों की रुचि और आवश्यकता को, है ना, आवश्यकताओं को सदैव ध्यान में रखा। तो लेखकों ने पाठकों की रुचि कि भाई किस प्रकार के निबंध लिखे जाए ताकि लोग पढ़े, तो पाठकों की रुचि और आवश्यकता को सदैव ध्यान में रखा। हास्य व्यंग इनका प्रधान अस्त्र था, मतलब हास्य व्यंग पर भी निबंध लिखे, है ना, वो मुख्य था इनका। लेखक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र, फुटकर निबंध लिखा इन्होंने। प्रताप नारायण मिश्र, निबंध नवनीत लिखा गया। द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। अब द्विवेदी युग की विशेषताएं देखना। निबंधों की भाषा व्याकरण सम्मत तथा उनमें एक प्रकार की कसावट है। अब जो द्विवेदी युग में जो निबंध लिखे गए हैं ना, तो कैसे निबंध थे उसमें? निबंधों की भाषा, जो निबंध की जो भाषा थी, व्याकरण सम्मत, मतलब उसमें व्याकरण थी, व्याकरण के द्वारा निबंध लिखे गए, तथा उसमें एक प्रकार की कसावट थी, मतलब जो बात कही जानी थी वही लिखा, बहुत ज्यादा उसको ढीले ढाले तरीके से नहीं लिखा कि बहुत सारी बातें उसमें आ गई हो, जो बात कही वही सटीकता से बता दी। तो निबंधों की भाषा व्याकरण सम्मत थी तथा उनमें एक प्रकार की कसावट थी। इस युग में अनेक शिल्पगत शैलियों का विकास हुआ। शिल्पगत मतलब गढ़ना, अलग अलग शैलियों का विकास हुआ, अलग अलग शैलियों में लिखने लगे उस समय के कवि। तो इस युग में अनेक शिल्पगत, शिल्प मतलब होता है गढ़ना, जैसे मूर्ति को शिल्पकार क्या करता है, शिल्पकार क्या करता है, मूर्तियों को गढ़ता है। तो इस युग में अनेक शिल्पगत शैलियों का विकास हुआ, अलग अलग शैलियों का विकास हुआ, किस प्रकार से लिखा जा सके। ज्ञान विज्ञान से संबंधित उच्च स्तरीय निबंध लिखे गए, ज्ञान विज्ञान से संबंधित उच्च स्तरीय निबंध लिखे गए। इस युग का समय कब का है भैया? 1900 से 1920 तक का माना गया है। लेखक कौन से? महावीर प्रसाद द्विवेदी, साहित्य संदर्भ, विचार विमर्श, और अध्यापक पूर्ण सिंह, सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम, ये लिखा गया है इनके द्वारा। शुक्ल युग की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। शुक्ल युग की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। कौन कौन सी? सर्वप्रथम जनवादी चेतना पर आधारित निबंध लिखे गए। भाई शुक्ल युग में क्या हुआ? सबसे पहले जनवादी चेतना कि जन को कैसे जगाया जाए, लोगों को कैसे जागरूक किया जाए, इस पर निबंध लिखे गए। निबंधकारों ने समसामयिक प्रश्नों व समस्याओं पर अपनी लेखनी चलाई। कौन कौन सी समस्या उस समय आ रही थी उन पर वो निबंध लिखे उन्होंने। तो निबंधकारों ने समसामयिक प्रश्नों पर, जो उस समय प्रश्न चलते थे या जो भी समस्याएं थी उन पर लेख लिखा या लेखनी चलाई। निबंधकारों की शैली अत्यंत प्रौढ़, प्रौढ़ मतलब शिक्षित करने वाली, कि उनकी जो शैली थी ना वो बहुत ही शिक्षित करने वाली और प्रभावशाली थी। इस युग का समय 1920 से 1945 तक रहा। शुक्लोत्तर युग की विशेषताएं बताइए। इस युग की क्या विशेषता थी? इस काल को वर्तमान काल से भी जाना जाता है, ये वर्तमान काल तक चल रहा है ना ये युग। साहित्यिक विषयों पर निबंध लिखे गए, जो साहित्यिक है ना, साहित्यिक जितनी भी बातें थी उस पर निबंध लिखे गए। ललित निबंधों को अभिनय पृष्ठता प्रदान की गई, है ना, निबंध को अलग अलग प्रकार दिए गए। संस्मरणात्मक निबंध लिखे गए, याद कर करके पुरानी बातें घटनाओं को याद कर करके निबंध लिखे गए, है ना। तो यह चार इसके प्रकार हो गए।
लेखक कौन कौन से? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक के फूल और हरिशंकर परसाई, नागफली की कहानी, ठीक है ना, और डॉक्टर नागेंद्र आस्था के चरण। 2 इसमें से कर लेंगे ना, परिभाषा मतलब इसकी जो विशेषता है, और 2 इसके कवि और उनकी रचना, ठीक है ना, या उनके निबंध, इतना करना, ठीक है ना। तो ये हमारे क्वेश्चन जो हिंदी ग्रामर के 12वीं हिंदी है ना, ग्रामर के जितने भी क्वेश्चन हमारे आईएमपी इस साल के लिए बन सकते हैं वो हमने कवर इसमें किए। ओके, थैंक यू, सी यू।